स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग रिवीजन सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। इस प्यारे प्यारे रिवीजन वीडियो में हम आज क्या रिवाइज करने आए हैं? AS10 PP, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट AS ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो इसमें ना मैं चार्ट बना के भी लाया हूँ आपके लिए, जो क्लास भी ले रखे। आपको पता है ना, आपने चार्ट ऐसा कुछ बनाया नहीं था क्लास में, बट अभी लाया हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि AS10 में कितने पॉइंट्स है पढ़ने को। और ये चार्ट चैप्टर खत्म होने के बाद देखोगे तो और मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा मैं रिवीजन शुरू करूँ उसके पहले कुछ बातें। मैं जो भी रिवीजन कराऊंगा इस बोर्ड नोट से कराऊंगा। मैं क्लास के अंदर सारे कंसेप्ट लिखाता हूँ, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ। तो ये बोर्ड नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करना, डाउनलोड कर लेना। पहला। सेकेंड, अब इतना रिवीजन देखने वाले हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तीसरा, ये रिवीजन के अंदर मैं 2 चीज रिवाइज कराऊंगा। मैं आपको कंसेप्ट तो रिवाइज कराऊंगा, साथ में मैं क्वेश्चंस भी रिवाइज कराऊंगा। अपने रिवीजन की खास बात यही है, हम सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस नहीं करते। एग्जाम में कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो हम दोनों को प्यार मोहब्बत से मीठा मीठा रिवीजन करके चलेंगे। ठीक है, चलो। तो जब रिवीजन कर रहे हो ना, देयर विल बी पॉइंट्स जो आपको रिकॉल हो जाते हैं। जो रिकॉल हो गए शानदार, लेकिन जो रिकॉल नहीं हुए उस पॉइंट को मार्क करके लेना और घर पे उसी की प्रैक्टिस करना। सेम विद द क्वेश्चंस। मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन करा के बोलूं सब इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं। सपोज आपने 50 क्वेश्चन की, अब 50 में से आपको ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। मतलब दिस 10-15 क्वेश्चंस विल रिप्रेजेंट ऑल द 50 क्वेश्चंस। तो ये 10-15 कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसको रिवाइज भी करवाऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट था उसको डिस्कस करूंगा। तो एकदम शानदार रिवीजन रहेगा, जानदार रहेगा, लास्ट तक बने रहना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ AS10 in 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले AS10 नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो एक बार मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप देखोगे आपको समझ जाएगा अपन ने ये सब कवर कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ PPE। अब PPE का डेफिनेशन क्या बोलता है? वो बोलता है इट इज अ टैंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, एक तो टैंजिबल होना चाहिए, मतलब उसको आप फील कर सकते हो। सेकंड, हेल्ड फॉर यूज। हेल्ड फॉर यूज किधर? या तो इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेरा आईपैड यूज कर रहा हूं, मेरा माइक यूज कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए PPE हो जाएगा। या फिर फॉर रेंटल टू अदर्स। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल रेंट पे देना मेरा बिजनेस है। सपोज मैं टैक्सी ओनर हूं और मैं बहुत सारे ड्राइवर्स को टैक्सी रेंट पे देता हूं डेली बेसिस पे, तो वो टैक्सीज मेरे लिए PPE हो जाएगी। या फिर फॉर एडमिन पर्पस, जैसे मेरा BB वर्चुअल जो है उसमें बहुत सारे स्टाफ भी है, वो स्टाफ जो कंप्यूटर्स फर्नीचर यूज करते हैं उसको बोलते हैं फॉर एडमिन पर्पस। तो यूजेज इन तीन में से कहीं हो सकता है। एंड उसका यूजेज, उसका बेनिफिट शुड बी फॉर मोर देन 12 मंथ्स। भाई किसी चीज का बेनिफिट 12 मंथ्स के ऊपर है तभी तो वो असेट है ना। अगर बेनिफिट 12 मंथ से कम होता तो वो असेट नहीं, वो एक्सपेंस बन जाता। ध्यान रखना। तो ये था PPE का डेफिनेशन। 3 पॉइंट, टेंजिबल आइटम, हेल्ड फॉर यूज, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड या फिर फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अब डेफिनेशन में एक और चीज कवर्ड है, वो है डेफिनेशन ऑफ बेरर प्लांट्स। अब वरना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट, पहले वो समझने का ट्राई करना। इसका इजाद हुआ फ्रॉम द वर्ड बायोलॉजिकल असेट। क्या होता है बायोलॉजिकल असेट का? 2 मीनिंग होता है, एक होता है लिविंग प्लांट या फिर एनिमल। इन दोनों को बायोलॉजिकल असेट बोलते हैं। अब प्लांट के 2 बाइफर्केशन होता है, एक होता है बेरर, एक होता है नॉन बेरर। बेरर मतलब एक ऐसा प्लांट जिसका लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है। अब जिसका लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है, ऐसा कोई भी प्लांट, एग्जांपल मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, वो सब बेरर प्लांट है। वो बेरर प्लांट भी AS10 में कवर्ड है। सर उसको AS10 में ऐसे कैसे कवर कर लिया सर आपने? उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। मान लो अगर आप पार्ले जी कंपनी हो, तो पार्ले जी कंपनी क्या करती है? मशीन यूज करती है बिस्किट्स बनाने के लिए, बराबर। तो मशीन क्या हो गया? PPE हो गया। सिमिलरली फार्मर के लिए मैंगो ट्री से क्या मिलेगा? उसको मैंगोज मिलेगा ना हर साल। तो फार्मर के लिए ये मैंगो ट्री इज जस्ट लाइक अ मशीन। जैसे पार्ले जी के लिए मशीन से बिस्किट निकल रहे थे, फार्मर के लिए मैंगो ट्री से मैंगो निकलेगा हर साल। तो ये मैंगो ट्री भी एक तरीके से AS10 में कवर करना है आपको। इसलिए वो बोलता है बेरर प्लांट वो है जिसका लाइफ है मोर देन 12 मंथ्स, और जिसका लाइफ है मोर देन 12 मंथ्स उसको फटाक से ऐसा पकड़ के यहां कवर कर लेना। इसलिए बोला हुआ दीज आर लिविंग प्लांट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है? मैंगो ट्री से निकलने वाले मैंगोस को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। याद रखना AS10 में मैंगो ट्री कवर्ड है,
जैसे AS10 में बिस्किट नहीं मशीन कवर्ड थी, वैसे AS10 में मैंगोज नहीं मैंगो ट्री कवर्ड है। तो ये मैंगोज को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो AS10 में कवर्ड नहीं है, ध्यान रखना। तो वो बोलता है बेयर प्लांट्स आर लिविंग प्लांट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। इससे आपको मैंगो जो है 12 महीने से ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, ये था अपना पहला पॉइंट विच वाज डेफिनेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज डन, दोनों डन। सेकंड पॉइंट इज स्कोप। इतना काम का नहीं होता है बट फिर भी एक बार पढ़ के चले जाने का। क्या बोलता है, दो टाइप के एसेट कवर्ड नहीं है। पहला, जो एसेट आप लीज पे लेते हो बिकॉज उसके लिए अलग से एएस है। दूसरा, इनटेंजिबल एसेट, उसके लिए भी अलग से एएस है, तो यहाँ कवर्ड नहीं है। तीसरा, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। देखो, अब फ्लो समझने का ट्राई करना किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। पहले हम डिफाइन करते हैं, बराबर डिफाइन किया, फिर हम पूछते हैं अब ये डेफिनेशन मीट करने के बाद क्या मैं इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूं, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो दो क्राइटेरिया मीट होगा तो रिकॉर्ड करना। पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। असेट साइड में कब रिकॉर्ड करने का, जब उसका बेनिफिट आपको 12 मंथ से ऊपर मिलने वाला है। सेकेंड, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। देखो, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए उसकी वैल्यू मालूम होना बहुत जरूरी है। तो बोलता है अगर कॉस्ट मेजरेबल है तो ही उसको रिकॉर्ड करना। तो डेफिनेशन मीट होने के बाद ये चेक करना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अच्छा, अगर ये मीट हो जाए तो फिर हम फोर्थ पॉइंट चेक करेंगे, वो है मेजरमेंट। देखो, डेफिनेशन मीट हुआ, हाँ हुआ सर। रिकॉर्ड करें, हाँ कर लो सर। अब रिकॉर्ड करें तो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की दो केस में बात की गई है। पहला है इनिशियल मेजरमेंट, दूसरा है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट मतलब डे 1 पे, पहले दिन पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, बराबर। सब्सिक्वेंट मतलब एवरी ईयर के एंड पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो बोलता है डे 1 पे आप हमेशा कॉस्ट पे दिखाओगे। किस पे दिखाओगे, कॉस्ट पे, बराबर। और सब्सिक्वेंटली एवरी ईयर एंड पे। दो मॉडल है अपने पास, वो दो मॉडल की बातें बाद में करेंगे। पहले हम डे 1 की बातें कर लेते हैं, वो है इनिशियल मेजरमेंट। अब इनिशियली किस पे मेजर करे, वो डिपेंड करता है आपने असेट एक्वायर कैसे किया है। या तो आपने असेट खरीदा है या खुद कंस्ट्रक्ट किया है, या फिर आपने असेट एक्सचेंज में बार्टर में एक्वायर किया है कि मैंने असेट खरीदा, बदले में पैसा नहीं दिया, बदले में फ्लाइंग किसी दिया, अरे फ्लाइंग किसी नहीं, बदले में दूसरा असेट दिया, बार्टर। या फिर आपने असेट एक्वायर किया बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो आपको देखना पड़ेगा असेट कैसे एक्वायर किया है। चलो पहला केस का बात कर लेते हैं। अगर आपने असेट एक्वायर किया बाय वे ऑफ परचेस या फिर सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, दोनों का कॉस्ट निकालने का तरीका सेम है। हम क्या निकाल रहे हैं, इनिशियल मेजरमेंट में कॉस्ट चाहिए ना, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये परचेस करो या खुद बनाओ, लगभग तरीका सेम है, इसलिए मैंने मर्ज कर दिया दोनों को। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आएगा, ये थोड़ा बहुत सिमिलर है AS2 इन्वेंट्री से। अपन ने AS2 पढ़ा हुआ है ना, याद रखना। तो परचेस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, बराबर। ऐड ऑल दी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, मतलब कोई टैक्स का आपको रिफंड मिलने वाला है तो वो मत कंसिडर करना। ऐड ऑल दी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे खर्चे जो असेट को बनाने में या असेट को खरीदने के लिए बहुत जरूरी थे, मतलब वो खर्चे किए बिना असेट आपके पास नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंस। अब उसके कुछ एग्जांपल दिए मैंने, डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंप्लॉय कॉस्ट। इंप्लॉय कॉस्ट कब लेना, कितने महीने का लेना, जितने समय के लिए वो इंप्लॉय कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व था उतने समय का ही लेना। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, कभी भी असेट को अपन यूज करना चालू करने के पहले हम उसकी टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं, तो वो टेस्टिंग का खर्चा भी आप कैपिटलाइज करोगे। अब कभी कभी क्या होता है, टेस्टिंग करते करते हमको कुछ इनकम जनरेट हो जाती है। मैंने एग्जांपल लिया था मेट्रो का, कि है ना, सपोज गवर्नमेंट को मेट्रो शुरू करनी है, उसके पहले टेस्टिंग रन कर रहा है, टेस्ट रन कर रहा है। अब टेस्ट रन करते समय उसने पब्लिक को आके बोला आओ टेस्टिंग के समय मेट्रो का मजा लो, और वो मजा लेने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसा लिया पब्लिक से, थोड़ा छोटा मोटा पैसा लिया। तो आपका टेस्टिंग के समय खर्चा हुआ 90,000 का, लेकिन टेस्टिंग के समय थोड़ी सी इनकम भी जनरेट हो गई 10,000 रुपीज की। तो इस केस में आप असेट की कॉस्ट में नेट एक्सपेंस जो है 80,000 का वही ऐड करोगे, बराबर। ध्यान रखना टेस्टिंग के लिए। उसके बाद है प्रोफेशनल फीस। कभी भी असेट खरीदने के लिए या बनाने के लिए कोई कंसल्टेंसी, आर्किटेक्ट, इंजीनियर वगैरह हायर किया है तो उसका जो फीस है वो भी कैपिटलाइज होएगा। उसके अलावा बोरोइंग कॉस्ट। अभी बोरिंग कॉस्ट क्या होता है ये हमको नहीं पता, हम AS16 में पढ़ेंगे। बट अगर वो AS16 का जो बोरिंग कॉस्ट है अगर पढ़ रखा रहेगा आपने, बराबर, तो ठीक, नहीं पढ़ा तो छोड़ देना, तो ये भी कंसिडर होता है कॉस्ट के अंदर, बराबर। ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक और चीज, जब मैं नॉन रिफंडेबल टैक्स की बात करता हूं उसका एग्जांपल देख लेना। सपोज मैंने आईफोन लिया, GST लगा 18% का, मेरे को टोटल कितना पे किया, 59,000। अब इसमें से ध्यान रखना, अगर ये GST का मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आप टैक्सेशन के अंदर पढ़ते हो, अगर इसका बेनिफिट मिलने वाला है तो आपके लिए कॉस्ट 50 ही होगी। लेकिन अगर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इस टैक्स का तो आपके लिए कॉस्ट 59,000 होगी, ध्यान रखना। ठीक है, इतना अपन ने डिस्कस किया कॉस्ट को लेकर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, दैट इज कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप जब असेट को यूज कर रहे हो तो आपने कोई लैंड में इंस्टॉल किया है, अब ये लैंड आपकी नहीं, लैंड गवर्नमेंट की है,
गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, मशीन को इंस्टॉल करो, यूज करो बिंदास, लेकिन जब एक टेन्योर खत्म हो जाएगा, सपोज 5 साल का समय दिया आपको, बोला जब 5 साल खत्म हो जाएंगे ना, तो ये लैंड में जो आपने मशीन गाड़ी है वो निकालने का, लैंड में खड्डा रह जाएगा, वो खड्डा भर के देना पड़ेगा आपको, उसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग, डीकमिशनिंग, साइट रिस्टोर करके देना पड़ेगा आपको। बराबर, इसका मतलब मशीन को यूज करने के लिए ये डीकमिशनिंग का खर्चा करना रेलिवेंट है, बट ये खर्चा आज नहीं अराइज होगा, ये खर्चा कुछ सालों के बाद अराइज होगा, लेट्स से 5 years के बाद अराइज होगा। बराबर, तो क्या इसको मैं कॉस्ट में ऐड करूं? द आंसर इज यस, बट क्योंकि ये खर्चा अपने को आज नहीं इंकर करना है, कुछ सालों के बाद इंकर करना है, तो जब कॉस्ट में ऐड करोगे तो कौन से वैल्यू पे ऐड करना? वेरी गुड आंसर, प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करना। इसलिए आपके असल की कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग, साइट रिस्टोरेशन कंसिडर होएगा, बट एट व्हाट वैल्यू? एट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, इसको लेकर मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था, एक एग्जांपल वापस से देख लो। मशीन खरीदी 10 लाख रुपीज की, 10 लाख के अलावा आपको डीकमिशनिंग इंकर करना है 5 साल के बाद और 5 लाख रुपीज, डिस्काउंट फटे 10% दिया हुआ है। अब मेरे असेट की कॉस्ट क्या होगी? 10 लाख तो आएगा, साथ में ये 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू भी आएगा। कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू? 5 लाख डिवाइड बाय 1.10 करना और 5 बार इक्वल टू दबाना, 5 बार क्योंकि 5 years है इसलिए, तो आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। बस ये रही आपकी मशीन की कॉस्ट। अब मैं एक स्टेप आगे जाके आपको एंट्री भी दिखाई थी कि एंट्री कैसे बनेगी, तो पीपी को आप इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, बट पैसा तो आपने पूरा भरा ही नहीं है, पैसा सिर्फ 10 लाख भरा है, तो आप टू कैशबैक सिर्फ 10 लाख करोगे। बाकी ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आपको आज नहीं पे करनी है, फ्यूचर में पे करनी है, तो आज आप इसकी लायबिलिटी या प्रोविजन बुक करोगे, तो हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, ये मैंने बुक किया, दैट्स इट। आपके सिलेबस में इतना ही है कि डे 1 पर अकाउंटिंग क्या होगी, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोविजन का एवरी ईयर के एंड में भी कुछ होता है, बट उसका अपन ने बात नहीं किया बिकॉज आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो, तो ये था आपके कॉस्ट में डे 1 पे क्या क्या चीजें आएगी अगर आपने एसेट खरीदा है या खुद कंस्ट्रक्ट किया है तो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आता है इसमें एक और पॉइंट अगर आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो कुछ खर्चे कभी भी मर जाओगे, मिट जाओगे, लुट जाओगे, फिर भी कभी भी कॉस्ट में कंसिडर मत करना। ऐसे कौन से खर्चे? इनॉग्रेशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, प्रमोशनल एक्सपेंस, इंप्लॉय को ट्रेनिंग देने का खर्चा कि मशीन यूज कैसे करते हो उसका इंप्लॉय को ट्रेनिंग देना, इंप्लॉय का ट्रेनिंग कंसिडर मत करना। एडमिन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, एंटिटी ऑपरेशन, ये सब कभी भी कंसिडर मत करना, ठीक है। ध्यान रखना, आप कंफ्यूज पता है किधर होएंगे, टेस्टिंग का खर्चा अलग होता है, ट्रेनिंग का खर्चा अलग होता है, ट्रेनिंग वाला मत कंसिडर करना, ध्यान रखना। टेस्टिंग वाला कंसिडर करते हैं अपन कॉस्ट में, ट्रेनिंग वाला मत करना। उसके अलावा अगर कोई भी कैश डिस्काउंट मिला है, देखो 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब ऐसा डिस्काउंट जो आपको नहीं पूरे गांव को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो वो हम कॉस्ट में से लेस कर देते हैं। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट मिला रहेगा तो कभी भी कॉस्ट में से लेस मत करना, उस डिस्काउंट को आप इनकम मान के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। सर एग्जाम्पल दो, इसका एग्जाम्पल नीचे डिस्कस किया था। मान लो पीपी खरीदा 10,000 रुपए का, आप पेमेंट करो अपफ्रंट, कैश डिस्काउंट मतलब जल्दी कैश करने पे आपको डिस्काउंट मिला, तो कैश डिस्काउंट 500 रुपया है, तो इस केस में आप पीपी को नेट करके मत रिकॉर्ड करना, आप पीपी को 10,000 पे रिकॉर्ड करोगे, लेकिन पेमेंट आपने 9,500 ही किया है, तो बाकी 500 रुपया डिस्काउंट रिसीव करके रिकॉर्ड कर देना, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। बराबर। अच्छा सर, ये 500 रुपया ट्रेड डिस्काउंट होता तो, कैश के बदले ट्रेड होता तो, अगर ये ट्रेड होता तो उस केस में आप पीपी को 9,500 पे रिकॉर्ड करते, कोई डिस्काउंट की बातें नहीं होती इस केस में। यहां तक क्लियर है? एकदम क्लियर है, मजा आ रहा है सर। आगे उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, आप जब असेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन चालू करने के पहले आपको कुछ मिसलेनियस इनकम हो जाती है ना। ये टेस्टिंग की इनकम नहीं है, मिसलेनियस इनकम है। एग्जांपल दो, सपोज मैं लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू करने वाला हूं, अब जब तक मैंने शुरू नहीं किया तब तक मैंने उस लैंड को एक कार पार्किंग साइट की तरह यूज करना शुरू कर दिया। बराबर। अब ये कार पार्किंग साइट की तरह यूज करो मतलब आजू बाजू वाले लोग को बोला आके गाड़ियां पार्क करो 20 रुपीज पर आवर ऐसा करके, तो इससे मुझे कुछ इनकम हो गई ना। अब ये इनकम जाएगी पीएनएल के अंदर, ये कॉस्ट से एडजस्ट मत करना। क्यों? कार पार्किंग की तरह जो आपने यूज करके इनकम जनरेट किया, क्या ये असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेलिवेंट था क्या? नहीं, ये तो आप टाइम पास कर रहे थे, तो कंसिडर मत करना। मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है, ये जो है ये मिसलेनियस इनकम है, ये अलग है, और जो मेट्रो के समय हम टेस्टिंग की इनकम कमा रहे थे वो अलग है, क्योंकि टेस्टिंग का खर्चा भी हम कैपिटलाइज करते तो टेस्टिंग की इनकम यहां कंसिडर करके लेस कर लेते हैं। लेकिन मिसलेनियस इनकम ऐसा मत करना, वो जाएगी सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बोलो यस सर, समझ आता है सर? एकदम बढ़िया सर। उसके अलावा अगर आप पीपी खरीदते समय कोई भी इंटरेस्ट का खर्चा इंकर करते हो तो वो भी आप कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सेप्ट बोरिंग कॉस्ट ऑफ AS 16। बोरिंग कॉस्ट क्या होता है हमको नहीं पता, हम AS 16 में रिवाइज करेंगे इसको, बट अभी के लिए मानना अगर आपने कुछ भी इंटरेस्ट के लिए भरा है पीएनएल। एग्जांपल दो सर, सपोज लैपटॉप परचेस किया, भरा 10 लाख रुपया
डे 1 पे भरते 10 लाख भरते, लेकिन हमने बोला डे 1 में पैसे नहीं है, 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा। तो जब आप 1 साल के बाद पेमेंट कर रहे हो तो आपको 11 लाख भरना पड़ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा जो 1 लाख भर रहे हो, ये आप क्यों भर रहे हो? दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। इसका मतलब जब आप असेट को रिकॉर्ड करोगे तो आप 10 लाख पे रिकॉर्ड करोगे, जो एक्स्ट्रा 1 लाख आप पे कर रहे हो, दिस इज योर इंटरेस्ट, जाएगा पीएनएल के अंदर। ध्यान रखना। ये क्या था? अगर आपने डे 1 पे असेट परचेज या सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया तो ये उसकी सारी बातें थी, ये खत्म हो गया। अब मैं बात करूंगा ये, अगर आपने असेट एक्वायर किया बाय वे ऑफ एक्सचेंज, बार्टर किया, बार्टर, असेट लिया और एक हाथ असेट दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं अपने पास, बराबर असेट दिया, तो उसको बोलते हैं असेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें 2 सिनेरियो है। सबसे पहले देखना वेदर द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस और ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, समझाने का ट्राई करता हूं। सबसे पहला केस, व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, बराबर। तो इस केस में पहले एग्जांपल देख लो। सपोज ये राज है, राज ने ना आईफोन लिया, बदले में कैलकुलेटर दिया है। ऐसा ट्रांजैक्शन है ना भाई, कैलकुलेटर यूनिक है ये, इसको ऐसे क्वेश्चन दिखाओगे ना आंसर आ जाएगा इसके ऊपर। हाँ हाँ सर। तो इसने आईफोन लिया और बदले में कैलकुलेटर दिया। डिटेल्स दे रखी है मैंने आपको, फेयर वैल्यू दे रखा है आईफोन का, कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट दे रखा है। अब ध्यान रखना सबसे पहले एंट्री मार लिया करो, जो आ रहा है वो डेबिट करना, जो जा रहा है वो क्रेडिट कर देना। कर दिया सर। अब जाने वाला हमेशा कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाता है, दुनिया का दस्तूर है। जो आपके बुक से बाहर जा रहा है वो बाहर हमेशा कैरिंग अमाउंट पे जाता है, ठीक है। तो दिक्कत क्या हुई, ये जो अंदर आया उसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, ये जो अंदर आया इसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? तो इसके लिए 3 प्रेफरेंस है। टू रिकॉर्ड द इनकमिंग असेट वी हैव 3 प्रेफरेंसेस। पहला, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। दूसरा, ये नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। और तीसरा, ये दोनों ही नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। इसका मतलब क्या है? सपोज पहला प्रेफरेंस क्या बोलता है? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या दिया? कैलकुलेटर दिया, उसका फेयर वैल्यू है। तो आईफोन को आप इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप पे रिकॉर्ड किया, किसको? इनकमिंग असेट को। डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज। ध्यान रखना। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लो सर। सपोज इसी केस में राज ने आईफोन एक्वायर किया, बदले में दिया कैलकुलेटर, बट यहां कैलकुलेटर की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो क्या करने का? पहले एंट्री पास करो, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। जो जा रहा है उसको कैरिंग अमाउंट पर बाहर कर देना। कर दिया सर। अब जो आ रहा है उसको किस पे रिकॉर्ड करें? तो पहला प्रेफरेंस होता है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, इट इज नॉट अवेलेबल। तो देखना सेकंड प्रेफरेंस, फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड है सर, आईफोन का फेयर वैल्यू है। तो चलो आईफोन को आईफोन की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सचेंज। अच्छा, तीसरा एग्जांपल, सपोज आईफोन लिया, बदले में क्या दिया? बदले में दिया कैलकुलेटर, बदले में दिया कैश। 2 चीज दिया है, एक नहीं 2 चीज दिया। तो पहले एंट्री मान लो, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, ठीक है। जो गया वो तो जाएगा कैरिंग अमाउंट पे बाहर, कैलकुलेटर दिया बाहर कैरिंग अमाउंट पे, कैश दिया बाहर कैरिंग अमाउंट पे। अब आने वाले को किस पे रिकॉर्ड करोगे? तो इसके लिए अपने पास 2 प्रेफरेंस है, बराबर। पहला, सॉरी 3 प्रेफरेंस होते हैं। पहला देखते हैं, पहला है क्या? फर्स्ट प्रेफरेंस इज फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। है क्या? है ना सर। हमने जो दिया कैलकुलेटर, उसका फेयर वैल्यू 90 है, प्लस हमने कैश भी दिया, कैश का कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो यहां आपने 2 आइटम दिया है, कैलकुलेटर और कैश, दोनों का टोटल निकालना फेयर वैल्यू का। तो आपने टोटल फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप है 1,10,000, आईफोन को आप 1,10,000 पे रिकॉर्ड करोगे। आप पता है मिस्टेक क्या करोगे? आप कैश बैंक भूल ही जाओगे, आप 90 पे रिकॉर्ड कर लोगे। ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। आपको 2 असेट दिया तो दोनों की देखना फेयर वैल्यू, ठीक है। तो दोनों का फेयर वैल्यू टोटल है 1,10,000, उस पर रिकॉर्ड करूंगा। तो आईफोन रिकॉर्ड हुआ इस फेयर वैल्यू पे, कैलकुलेटर कैश दोनों बाहर गया कैरिंग अमाउंट पे, डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज, ठीक है। ये मेरा पहला सिनेरियो था, वेयर द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। ये कब होता है पता है? जब आप 2 अलग नेचर के असेट एक्सचेंज करते हो। मोबाइल दिया, कैलकुलेटर लिया। सपोज लैंड दिया, बदले में आपसे मैंने मशीनरी ले लिया, वैसा। एक आता है इफ ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस। ये कब होता है? जब आप सेम नेचर का असेट एक्सचेंज करते हो। आपको मेरा एग्जांपल याद आना चाहिए, याद है फरारी वाला एग्जांपल। सपोज आदि था, नहीं याद तो यहां सुन लो। आदि था, उसके पास थी ब्लैक कलर की फरारी, ये मैं हूं, मेरे पास है पिंक कलर की फरारी। दोनों है फरारी, सेम इंजन, सब मॉडल वॉडल सब सेम, कलर अलग है बस। तो जब ऐसा एक्सचेंज करते हो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस। तो जब ऐसे एक्सचेंज किया, मान लो अब आदित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते, आदि के लिए पिंक फरारी आ रही है, ब्लैक फरारी जा रही है। पहले एंट्री मार लिया करो, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। एंट्री मार लिया सर। अब क्या करे? तो बाहर जाने वाले को कैरिंग अमाउंट पर बाहर कर देना। कर दिया सर। अब अंदर आने के लिए कौन से वैल्यू पे? व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज
नो कमर्शियल सब्सटेंस, अंदर आने वाले को रिकॉर्ड करने का एक ही प्रेफरेंस है और वो है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। मतलब यहां जिस वैल्यू पे बाहर जा रहा है उसी वैल्यू पे अंदर आने वाले को रिकॉर्ड करना। ऐसा क्यों? बिकॉज जब ट्रांजैक्शन में देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस तो एक्सचेंज पे गेन लॉस नहीं आ सकता। देयर शुड बी नो प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज। कब? व्हेन द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ये ध्यान रखना है ना, इसलिए यहां एक ही प्रेफरेंस है, बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव हियर। एक और बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ट्रांजैक्शन में सब्सटेंस है या नहीं, तो हमेशा मान के चलना कि पहला वाला केस, पहला वाला मतलब ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। अगर सेम नेचर का एक्सचेंज हो रहा है वगैरह तो कुछ हिंट दिया हुआ रहेगा, तब ये सेकंड वाला केस अज्यूम करना। क्लियर? ठीक है। टेंशन मतलब मैं पहले सारे कंसेप्ट रिवाइज करा और फिर सारे क्वेश्चंस पे आऊंगा। चलेगा ये वाला पार्ट? यस, क्योंकि मैंने बीच में वैसे क्लास में क्वेश्चंस कराए थे अभी, जितना अपने कंसेप्ट पढ़े उसके ऊपर, बट हम अभी रिवीजन में क्या करेंगे, सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन पे जम मारेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, अभी आगे कंसेप्ट पे बढ़ रहा हूं मैं। अब हमने ये ऊपर जो बात की थी वो थी इनिशियल मेजरमेंट की। ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट। अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट में एक और था, अगर आपने असेट एक्वायर किया बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, इसकी बात हम AS 12 में करेंगे, अभी नहीं कर सकते। अभी बोलने का तौबा 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 तौबा, अभी नहीं कर सकते बात। चलो आ जाओ इधर। अब आएंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर। ये मजेदार है भाई साहब। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट? मैं बताया था ना, एवरी ईयर के एंड पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो यहां रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास एक नहीं दो मेथड है, दो की शक्ति है। अच्छा, दोनों में से कौन सा चूज करने का? कोई भी चूज करो, वो मर्जी किसकी है? वो मर्जी कंपनी की है। कंपनी इनमें से कोई भी चूज कर सकता है। पहला मेथड क्या है? कॉस्ट मॉडल। दूसरा है रीवैल्यूएशन मॉडल। चलो समझने का ट्राई करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट मॉडल? कॉस्ट मतलब आप पीपी को उसकी कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन उसी वैल्यू पे रखते हुए चलते हो। फॉर एग्जांपल, मेरा पीपी का वैल्यू 10 लाख है, डेप्रिशिएट किया फर्स्ट ईयर में 1 लाख से, तो वैल्यू क्या बची? 9 लाख। कॉस्ट मॉडल पे 9 लाख पे रखूंगा। अच्छा, सेकंड ईयर क्या? डिप्रिशिएट, तो वैल्यू क्या बची? 8 लाख, तो मैं कॉस्ट मॉडल में 8 लाख पे रखूंगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। बड़ा सिंपल है सर। फिर आएगा रीवैल्यूएशन मॉडल। बड़ा प्यारा है। इसमें क्या होता है, हम असेट को कॉस्ट नहीं फेयर वैल्यू पे रखते हैं। ऐसे कैसे? देखो एग्जांपल, सपोज पीपी खरीदा 10 लाख रुपए में, एक साल किया यूज, एक साल किया डिप्रिशिएट, वैल्यू आ गई 9 लाख रुपीज। अब मैं इस दिन पे इसकी निकालूंगा फेयर वैल्यू, तो मुझे ईयर 1 के एंड पे मिली फेयर वैल्यू 12 लाख। अब मैं पीपी को किस पे रखूं? मैं पीपी को 9 पे रखूं या मैं पीपी को 12 पे रखूं? तो हम बोलेंगे ना 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 ना, पीपी को आप 12 पे रखोगे, बिकॉज आप रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हो। सबको समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर। तो जब 12 पे रखना है तो गेन बुक करना पड़ेगा ना। सर गेन क्यों? आपके 9 लाख की एसेट की वैल्यू 12 लाख हो गई, तो मजा आ गया सर, गेन हो गया। अरे हाँ हाँ, मिरेकल मिरेकल हो गया सर। तो आपको गेन की एंट्री मारनी पड़ेगी, लेकिन ये गेन आपको रियलाइज नहीं हुआ है। दिस इज अनरियलाइज्ड गेन, क्योंकि बेचा नहीं आपने एसेट अब तक। तो फिर आप कैसे बुक करोगे? जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो पीपी होएगा डेबिट, टू रीवैल्यूएशन गेन बुक करना। अब ये गेन कहां जाएगा उसकी बातें मैं नीचे करूंगा, अभी टेंशन मत लेना, बट अपन गेन बुक करेंगे और एक गेन है अनरियलाइज्ड। ठीक है। अच्छा, आज के बाद से आपसे कोई पूछे कि एसेट की वैल्यू क्या, तो 9 मत बोलना, हम बोलेंगे इट इज 12 लाख। लाइफ कितनी बची है? 10 में से 1 साल बीत चुका था, तो लाइफ बची है 9 ईयर्स। तो अब आने वाले सालों में आपका डेप्रिसिएशन विल आल्सो चेंज। क्यों? पहले आप 10 लाख के हिसाब से डेप्रिशिएट कर रहे थे, अब आपकी वैल्यू 1 साल के बाद 12 हो गई, तो योर कमिंग ईयर्स का, फ्यूचर ईयर्स का डिप्रिसिएशन विल चेंज। पुराना जाके मत चेंज करना येड़े की तरह, ठीक है? आने वाले सालों का चेंज होएगा, ध्यान रखना। ओके सर, ये तो हमको समझ गया। तो ये दो मॉडल है। अब कॉस्ट मॉडल बड़ा सिंपल है। अगर हम बात करें रिवेल मॉडल की, तो इसमें डिस्कस करने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स अपने पास, टोटल वैसे 5 पॉइंट है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। ये जो हमने निकाली फेयर वैल्यू, ये कितने बार निकाले? हर दिन निकाले, हर महीने, हर साल, 10 साल में एक बार, कितने बार निकाले? तो वो बोलता है अगर असेट की वैल्यू में चेंजेस सिग्निफिकेंटली होते रहते हैं, बहुत बार चेंज होता है उसकी वैल्यू में, तो साल में एक बार निकालने का फेयर वैल्यू। लेकिन अगर असेट की वैल्यू में चेंजेस सिग्निफिकेंटली नहीं होते तो 3 से 5 साल में एक बार निकाला तो भी काफी है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब है? अब इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, इधर आओ। सपोज मेरे असेट की कॉस्ट है 100 लाख, मैंने अब तक 2 साल यूज किया है इसको, तो 2 साल में मैंने कितना डिप्रिशिएट किया है? 40 लाख, और आज मेरी वैल्यू कितनी बची है? 60 लाख। जो डे 1 की हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसको बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक। जो उस दिन से लेकर आज तक चार्ज किया डेप्रिसिएशन उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जो आज की वैल्यू बची है उसको बोलते हैं नेट ब्लॉक। हम बात कर रहे हैं, अब मान लो इस दिन आपको मैंने दे दी फेयर वैल्यू 75 लाख, तो गेन आ गया 15 लाख का। गेन आया वो तो ठीक है, ये पुराने वाले जो टिल डेट का डेप्रिसिएशन है उसका मैं क्या करूं? इसके ट्रीटमेंट का बात क्या है इसके अंदर? तो इसके लिए अपने पास कितने मेथड है? 2 मेथड है।
सबसे पहला आप बोलोगे हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अगेंस्ट ग्रॉस ब्लॉक ऑफ द एसेट, इसको प्यार से नेट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करने का, अपने को ये डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करना है अगेंस्ट द ग्रॉस ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस ब्लॉक ऑफ द एसेट। इससे ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा और ग्रॉस ब्लॉक आपका 40 से गिर जाएगा। ठीक है, ये पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री, जो भी गेन आया था आपको 60 का वैल्यू 75 हो चुका है, तो 15 का गेन बुक कर लेना। तो आप बोलोगे पीपी टू रिवैल्यूएशन गेन, बस ये बुक कर लेना। सबको समझा मैंने क्या बोला? गेन भी बोल सकते हो, सरप्लस भी बोल सकते हो, जो बोलना बोल सकते हो। ये पहला मेथड है, नेट मेथड। ठीक है, सेकंड आता है आपका ग्रॉस मेथड। ग्रॉस में क्या होता है, हम बोलते हैं इसको हमको एलिमिनेट नहीं करना है, ये 40 को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो फिर क्या करने का, इसमें 3 स्टेप है। पहले 3 स्टेप बताऊंगा, फिर उसका लॉजिक भी बताऊंगा। पहला स्टेप है आप ढूंढो परसेंटेज गेन। कैसे ढूंढोगे परसेंटेज गेन? जो भी गेन का अमाउंट है डिवाइड बाय द नेट ब्लॉक है ना, इनटू 100 परसेंटेज आएगा। अब इस परसेंटेज को 2 अमाउंट के ऊपर अप्लाई करना, ग्रॉस ब्लॉक के ऊपर और डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो ग्रॉस ब्लॉक 100 था, उस पर लगाओ 25%, डेप वॉज 40, उस पर लगाओ 25%, एक वैल्यू आएगी दोनों की। दोनों को इस अमाउंट से इंक्रीज करना है। तो ग्रॉस ब्लॉक बढ़ाने का है तो डेबिट करूंगा, डेप्रिसिएशन बढ़ाने का है तो क्रेडिट करूंगा, बराबर। और डिफरेंस आएगा 15 का, वो एग्जैक्टली आपके रीवैल्यूएशन गेन से मैच करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब किया, लॉजिक क्या है इसका? सिंपल सी बात है, जब आप कहते हो ना कि मेरे को ये अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट नहीं करना है, तो हम देखते हैं कि आपका नेट ब्लॉक कितना हो गया था। तो मैं कह रहा हूं आपका नेट ब्लॉक 60 का हो गया 75। मतलब नेट ब्लॉक कितने परसेंटेज से बढ़ा? तो 25% नेट ब्लॉक बढ़ा। कैसे मालूम पड़ा? निकाला ना अपन ने, 15 से बढ़ा डिवाइड बाय द कैरिंग अमाउंट, तो नेट ब्लॉक इंक्रीज बाय 25%। जब ये 25% से बढ़ रहा है और आपको ये दोनों भी एज इट इज रखना है, तो इन दोनों को भी आपको 25% से बढ़ाना पड़ता है, ऐसा। तो इसलिए मैं निकालता हूं अगले स्टेप में 25% ग्रॉस ब्लॉक का अमाउंट, 25% डेप का अमाउंट, और दोनों को अगले पार्ट में इतने से बढ़ा देता हूं। तो ये दोनों भी 25% से बढ़ जाता है, तो ये बढ़ के होएगा 125, ये बढ़ के होएगा 50, ऐसा। ये लॉजिक है। तो जब भी आप करोगे जब भी आप करोगे रीवैल्यूएशन, तो पुराने वाले डेप्रिसिएशन का 2 ट्रीटमेंट, रिवीजन के अंदर भी दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, सुन लो। 2 ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला आप नेट मेथड एलिमिनेट कर देना, बराबर, एलिमिनेट किया और गेन बुक किया। सेकंड मेथड एलिमिनेट नहीं करना है, तो फिर देखना कितना गेन आया, जितने परसेंटेज से नेट ब्लॉक बढ़ा उतने ही परसेंटेज से अपने को बाकी 2 अमाउंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, इसके ऊपर मॉड्यूल में आपके आईसीएआर मटेरियल में कोई क्वेश्चन है नहीं, सॉल्व एग्जांपल है। तो आप जितना जो मैंने एग्जांपल दिया वो करोगे कि आपका काम बन जाएगा। एक और एग्जांपल दिया आपके रेफरेंस के लिए, देख लेना, प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट था, किसके अंदर? रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर। तीसरा पॉइंट, रीवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट। जब भी रीवैल्यू करोगे तो जितने भी सेम नेचर के एसेट्स है सबको रीवैल्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑफिस फर्नीचर है 5 तरह का, अब वो सेम तरह का फर्नीचर है सारा का सारा। ठीक है, तो ऑफिस फर्नीचर इज 1 क्लास ऑफ असेट। तो उसमें अगर आपके पास 5 है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एक फर्नीचर को कॉस्ट पे रखूंगा और बाकी 4 को रिवैल्यू पे रखूंगा। नहीं, रिवैल्यू करोगे तो 5 के 5 को करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसका मतलब इफ एन आइटम ऑफ पीपी इज रीवैल्यूड, द एंटायर क्लास टू विच द एसेट बिलोंग्स शुड आल्सो बी रीवैल्यूड। क्लास ऑफ पीपी मतलब जिसका सेम नेचर है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको बोलते हैं सिंगल क्लास ऑफ पीपीई, ध्यान रखना। अब इसमें एक एग्जांपल मैंने लिया था, सपोज ऑफिस बिल्डिंग है, 4 ऑफिस बिल्डिंग है। क्या मैं एक ऑफिस बिल्डिंग को कॉस्ट पे और 3 को रिवैल्यू पे रखूं? नहीं, नहीं चलेगा। ऑफिस बिल्डिंग है तो सारी या तो कॉस्ट पे रखो या तो सबको रिवैल्यू पे रखो। अब इसमें एक मजेदार पॉइंट क्या था, सपोज मेरे पास एक ऑफिस बिल्डिंग और एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, बराबर। क्या ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग सेम नेचर की होती है कि अलग नेचर की होती है? तो ऑफिस और फैक्ट्री दोनों अलग होता है, दीज आर डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स। जस्ट बिकॉज दोनों बिल्डिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम है। कल को मैं ये बोलूंगा मैं आकाश कंदोई, वो मुकेश अंबानी का बेटा आकाश अंबानी, हम दोनों सेम आकाश, ऐसा नहीं होता ना, अलग है ना भाई, समझ लो। तो सरने पे मत जाना, जस्ट बिकॉज बिल्डिंग है इसका मतलब ही नहीं सेम है वो, दे आर डिफरेंट क्लास, बिकॉज एक ऑफिस एक फैक्ट्री है। तो इन दोनों पे अलग अलग मेथड चल जाएगा। क्लियर? मस्त, आपको नोट्स का सब लिख के दिया मैंने। तो अगर नोट्स वगैरह बता चुका हूं मैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना वहां जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खत्म। ये कौन सा पॉइंट था? रीवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट। चौथा, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस। जब आप रीवैल्यू करते हो, जैसे आपने यहाँ रीवैल्यू किया, गेन आया, कहाँ जाएगा गेन? क्या ये गेन जाएगा पीएनएल के अंदर? द आंसर इज नो। तो देख लो, मजेदार पॉइंट है ये वाला। जब आप रीवैल्यू करते हो तो देखना पहला प्यार है, मतलब फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हो, या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, मतलब पहला एनिवर्सरी है कि सब्सिक्वेंट वाला है। मैं बोला पहला रिवैल्यूएशन है सर और गेन आया,
तो गेन जाएगा आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पता है आप जब बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको दिखता है शेयर होल्डर फंड्स, उसमें आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर एक नया हेड बनेगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, आज से बोलेंगे आरआर। ठीक है, तो गेन आया तो पीएनएल में ट्रांसफर मत करना, वो डायरेक्टली जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, नया हेड बनेगा। और अगर पहली बार क्या लॉस आया तो कंजर्वेटिज्म चिल्ला चिल्ला के पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, मैंने मस्त एंट्री वगैरह मार के दी हुई है आपको। अच्छा चलो, पहली बार रिवैल्यू किया, ठीक है, गेन आया लॉस आया देख लिया। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया, इसका मतलब पहली बार नहीं, दूसरी या तीसरी बार निकालिए फेयर वैल्यू, फिर गेन आया तो क्या करे? तो डायरेक्टली मत बोलना कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, नहीं 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 नहीं। अगर अब गेन आता है तो देखना पड़ेगा पहले का कौन सा बैलेंस पड़ा है। सपोज मान लो अभी गेन आया और पहले भी गेन था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला गेन आप आरआर में ट्रांसफर कर देना, आरआर मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन सपोज अभी गेन आया और पहले का लॉस था, तो फिर तो जितना पहले का लॉस था उतना आप गेन पीएनएल से एडजस्ट करोगे। वापस से, जितना पहले का लॉस था उतना गेन आप पीएनएल से एडजस्ट करोगे। उसके ऊपर कुछ गेन हुआ तो वो जाएगा आरआर के अंदर। सर एग्जांपल दो ना, इधर आओ। पहली बार रिवैल्यू किया, गेन आया, आरआर में जाएगा। सब्सिक्वेंट रिवैल्यू किया, तभी भी गेन आया, तो पहले भी गेन था अभी भी गेन है, तो ये वाला गेन भी आरआर में जाएगा। पहली बार रिवैल्यू किया, लॉस आया, पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। सब्सिक्वेंट रिवैल्यू का गेन आया, अब क्या बोलोगे? तो जब भी सब्सिक्वेंट रिवैल्यू करोगे तो देखना पहले क्या था। तो मैंने बोला पहले तो लॉस था, तो पहले लॉस था पीएनएल में गया था ना, तो ये वाला गेन भी जाएगा पीएनएल के अंदर। कितना? जितना पहले का लॉस था उतना गेन आप पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हो। अब मेरा गेन 80 है, इट इज विद इन द लिमिट, तो मैं पूरा गेन पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। एक और एग्जांपल देखो, सपोज मेरे को रिवैल लॉस आया था पहले, तो गया पीएनएल के अंदर, सब्सिक्वेंटली मेरे को गेन आ गया। फिर अब जितना पहले का लॉस था उतना गेन आप डालोगे पीएनएल में, उसके ऊपर जो गेन होता है वो जाएगा आरआर के अंदर। ऐसा, तो ये था ये वाला पॉइंट। जैसे ही मैंने एग्जांपल करा, आपको मस्त बेटर फील होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के पहले लगता है कितना कुछ है क्या है, एग्जांपल के बाद मजा आ जाना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली लॉस आया तो यहां भी देखना पहले क्या था। अगर अभी लॉस है और पहले भी लॉस था तो ये वाला लॉस पीएनएल में ही जाएगा। लेकिन अगर अभी लॉस है और पहले का गेन था, फिर तो फिर पहले आप इस लॉस को आरआर से एडजस्ट करना, प्रीवियस गेन से एडजस्ट करना, उसके ऊपर जो लॉस आया वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सर इसका भी एग्जांपल लो ना, इधर आ जाओ, एग्जांपल नंबर इधर आ जाओ, 5 में आ जाओ। फर्स्ट टाइम में गेन आया तो आरआर में जाएगा। सब्सिक्वेंट रिवैल्यू किया, लॉस आ गया। अब ये जो 150 का लॉस है ये कहाँ जाएगा? तो जितना पहले का गेन था उतना लॉस आप आरआर से एडजस्ट करना, उसके ऊपर जो लॉस आया ना 50 का, वो जाएगा पीएनएल के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, एकदम मस्त टकाटक अपन ने ये पार्ट कर लिया कवर। ये था ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस। रीवैल्यूएशन गेन को इन लोग रीवैल्यूएशन सरप्लस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये सारे का सारा अनरियलाइज्ड गेन लॉस है, ध्यान रखना। ओके सर। उसके बाद आखिरी पॉइंट आता है अपना, कौन सा? ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये क्या होता है? देखो, रीवैल्यूएशन रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक सेपरेट हेड में दिखता है। अब ये कब तक पड़ा रहेगा इधर? क्या कभी कभी इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा क्या? द आंसर इज यस। कब इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालकर रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करेंगे? सबसे पहले ऐसा ट्रांसफर करे क्यों? देखो, आरआर इज अ स्पेशल रिजर्व, है ना, ये स्पेशली क्रिएट किया गया है, ये जिंदगी भर नहीं दिख सकता आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसको कब यहां से उठाकर मैं रिटेन अर्निंग्स इज द नॉर्मल फ्री रिजर्व, कब मैं इसको स्पेशल रिजर्व से निकालकर फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा? तो इसमें 2 केस है। वेरी गुड। सबसे पहला है मैंडेटरी वाला केस, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो आया ये रहा। ट्रांसफर ऑफ रीवैल सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स कब करेंगे? सबसे पहला मैंडेटरी वाला केस, मतलब ये करना ही पड़ेगा। कब? जब या तो लाइफ खत्म हो जाए पीपी की, या फिर पीपी आप बेच दो। इन शॉर्ट, जब पीपी आपके बुक से बाहर चला जाएगा तो उसका रिस्पेक्टिव जितना भी गेन था आरआर के अंदर वो उठाकर आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना, ऐसे एंट्री के थ्रू। जब आरआर खत्म करना है तो आरआर डेबिट करोगे। क्यों डेबिट किया? रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करते हो, तो डेबिट किया टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ये था मैंडेटरी वाला केस। अब एक और केस है ऑप्शनल। ये कंपनी चाहे तो ऑप्ट कर सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तुम्हारे किताब में है तो मैं कवर करूंगा। क्या है ये ऑप्शनल केस? इसको बोलते हैं एक्सेस डिप्रिसिएशन। बराबर। अभी इसका मतलब क्या होता है देख लो, एग्जांपल देता हूं। सपोज पहले आपने पीपी खरीदा, डिप्रिशिएट किया 1 लाख के हिसाब से, बिकॉज लाइफ वॉज 10 ईयर्स, तो 1 लाख आया डिप्रिसिएशन, तो मिली कैरिंग अमाउंट। फिर आपको नीचे दिया गया है फेयर वैल्यू, ठीक है, तो गेन आ गया आपको 3 लाख रुपीज का। जैसे ही आपने फेयर वैल्यू पे रखा
आपकी कैरिंग अमाउंट 9 से उठकर 12 पहुंच जाएगी ना, तो अभी आप 12 लाख पे चार्ज करोगे डिप्रिसिएशन। पहले जब आप 10 लाख पे चार्ज किए थे तो 1 लाख आया था डिप्रिसिएशन। अब जैसे ही आपने रीवैल्यूएशन किया तो पता है ना प्रोस्पेक्टिवली डिप्रिसिएशन भी ज्यादा आएगा। तो ये जो रीवैल्यूएशन की वजह से डिप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, पहले 1 आ रहा था, अभी 1.33 आ रहा है। तो ये जो 0.33 ज्यादा आ रहा है इसको बोलते हैं एक्सेस डिप्रिसिएशन। आप चाहो तो हर साल इतना अमाउंट रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, बराबर। तो आपका उतने अमाउंट से रीवैल्यू रिजर्व कम हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग्स उतने अमाउंट से आपका बढ़ जाएगा। तुमको समझा? अगर आपको इतना समझा तो योर मेजरमेंट ऑफ पीपीई इज ओवर। मेजरमेंट ऑफ पीपी आपका यहां खत्म हो जाता है। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला ज्यादा है, हाँ मैंडेटरी वाला पार्ट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मैं आपको डे 1 के चार्ट पे लेकर आऊं तो देखो मेरा क्या क्या हो चुका, डेफिनेशन हो चुका, स्कोप हो चुका, रिकग्निशन हो चुका, मेजरमेंट में दोनों, इनिशियल सब्सिक्वेंट दोनों हो चुका शानदार तरीके से। सबको यहां तो समझा? बोलो यस सर, यस सर। अब आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट से, ठीक है, आ जाओ नीचे। सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड, वो भी बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट्स, इतना कुछ है नहीं उसके अंदर। किधर गया किधर गया, ये रहा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड? इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप एक बार असेट खरीद लोगे, उसके बाद जब आपने फ्यूचर में कुछ खर्चे किए उसी असेट के ऊपर, तो उसका क्या करना है। तो अगर आपने रिपेयर्स मेंटेनेंस पे खर्चा किया है तो वो जाएगा पीएनएल में। लेकिन अगर आपने कोई असेट को मेजर पार्ट रिप्लेस किया है तो उस खर्चे को आप कैपिटलाइज करोगे, बराबर। इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा अभी नीचे भी करूंगा कंपोनेंट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। बट ध्यान रखना, अगर कोई पार्ट रिप्लेस किया तो कैपिटलाइज, अगर रिपेयर्स मेंटेनेंस है तो पीएनएल। उसके बाद छठा पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आप कभी भी सिंगल असेट नहीं दिखाते हो, पता है क्यों? दीज आर सेपरेट असेट्स। क्योंकि लैंड की लाइफ होती है इनफाइनाइट, वो कभी डिप्रिशिएट नहीं होता है। लेकिन बिल्डिंग की लाइफ होती है फाइनाइट, उसको आपको डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो इसको अलग अलग दिखाना हमेशा, ध्यान रखना। उसके बाद डिप्रिसिएशन आएगा अगला पॉइंट। मेथड कौन से हैं? पहला एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका एग्जांपल नंबर 1 देख लो। कॉस्ट 10 लाख, लाइफ 10 लाख, रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख। याद है आप फाउंडेशन में पढ़ते थे कि जो स्क्रैप वैल्यू है वो लेस करने का पहले, तो हम बोलेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। उस हिसाब से निकालना डिप्रिसिएशन एसएलएम के अंदर। एसएलएम में हर साल डिप्रिसिएशन सेम रहेगा। उसके बाद आएगा डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने को रेसिडुअल वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता है, जो कॉस्ट है उसी पे 10%, फिर कैरिंग अमाउंट मिलेगी। नेक्स्ट ईयर इस 9 लाख पे 10%, अच्छा, फिर कैरिंग अमाउंट मिलेगी नेक्स्ट ईयर इस 8 लाख 10 पे 10%, ऐसा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बचपन आपका फाउंडेशन है ना, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, 5 मार्क का आता था, छोड़ के आता था वैसे नहीं। आगे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसमें असेट की लाइफ नहीं दी रहती है, ये पता होता है कि असेट का कैपेसिटी है कि वो इतने यूनिट्स बना सकता है, तो जितने यूनिट्स बनाएगा हर साल उस प्रोपोर्शन में हम करेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट ईयर में इसने 50,000 में से 10,000 यूनिट्स बनाए तो हम 1/5 डिप्रिशिएट करेंगे। सेकेंड ईयर में सपोज इसने 50 में से 15,000 बनाए तो हम 15/50 ऐसे करके डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। मतलब यहां यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में जितना आप मशीन में से प्रोडक्शन ला रहे हो उतने प्रोपोर्शन में हम चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन, सिंपल। तो ये तीनों के एकदम शानदार एग्जाम्पल आपको मैंने बना के दिए, ठीक है। ये था डिप्रिसिएशन का मेथड। सेकेंड है डिप्रिसिएशन का पीरियड, कब शुरू करना है कब खत्म करना है। तो सबसे पहला डिप्रिसिएशन विल स्टार्ट when the asset is available for use। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि सपोज मान लो मैं असट खुद बना रहा हूं, कंस्ट्रक्शन किया 1 अप्रैल से, रेडी हो गया था 1 नवंबर 25 को, मतलब इस दिन से वो अवेलेबल था यूज के लिए। लेकिन मैंने यूज करना शुरू किया 1 फेब से। तुमने कब से यूज करना शुरू किया उससे फर्क नहीं पड़ता, अवेलेबल कब से था तब से आप चार्ज कर देना डिप्रिसिएशन, ध्यान रखना। ये बहुत सारे क्वेश्चन में आता है। उसके बाद एंड डेट क्या होगी, बंद कब करना है डिप्रिसिएशन, उसको बोलते हैं सेसेशन। सेसेशन मतलब एंड कब होगा डिप्रिसिएशन, सिंपल, या तो इसकी लाइफ खत्म हो जाए तब, या फिर असेट बेच दो तब। क्योंकि जब असेट बचा ही नहीं है तो किसको डिप्रिशिएट करेगा भाई, समझ रहे हो तुम? जब है ही नहीं रिलेशनशिप में तो डेट पे किसके हाथ जाओगे? सर देखो पर्सनल मत हो जाओ। आगे नोट, इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट रीचेज रेसिडुअल वैल्यू देन देयर विल बी नो डिप्रिसिएशन। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन आपकी कैरिंग अमाउंट ऐसे डिप्रिशिएट करते करते स्क्रैप वैल्यू तक पहुंच गई ना, उस दिन से यू विल स्टॉप द डिप्रिसिएशन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये वैल्यू आपको बेच के वैसे भी रियलाइज हो जाएगी, तो इसको आप डिप्रिशिएट नहीं करते हो, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। ओके सर, ये था अपना 7 पॉइंट डिप्रिसिएशन। मेथड्स बताए, चालू और खत्म कब होगा वो बताया।
फिर अगला पॉइंट कंपोनेंट अकाउंटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसके अंदर सुनना। कंपोनेंट मतलब कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल असेट के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जिसकी लाइफ अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक प्राइवेट जेट है, अब इसकी अलग अलग पार्ट्स क्या, इंजन है जिसका लाइफ 5 ईयर्स है, बाकी जो प्राइवेट जेट है जिसका बॉडी पूरा प्राइवेट जेट का उसका लाइफ 10 ईयर्स है। तो अब अगर एक सिंगल एसेट के मल्टीपल पार्ट्स है तो आपको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा डेप्रिशिएट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी कि सपोज 100 CR पे किया है, तो 100 CR में से आपने इंजन के लिए 20 CR पे किया है और बाकी आपने उसकी बॉडी के लिए पे किया है, तो अकॉर्डिंगली यू विल डिप्रिशिएट कि 20 CR 5 years पे डिप्रिशिएट करेंगे, 80 CR 10 years पे डिप्रिशिएट करेंगे। इसको बोलते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग, पहला चीज। सेकेंड चीज, अब इसी कंपोनेंट को अगर आप रिप्लेस करोगे तो फिर उसको बोलते हैं मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स या फिर इंस्पेक्शन या फिर ओवरहाउल, बराबर। तो अगर आपने कोई रिप्लेसमेंट किया है पार्ट्स के अंदर तो फिर क्या होगा, तो उस केस में सपोज मान लो मैंने 1 साल एसेट को यूज किया तो ये बचा वैल्यू, इंजन का बचा 16, बॉडी का बचा 72, टोटल बचा 88, ठीक है। अब क्या हुआ, ईयर 2 के फर्स्ट डे पे मेरा ये जो इंजन है वो खराब हो गया, 5 साल चलने वाला था ना, नहीं चला, फर्स्ट ईयर के बाद ही खराब हो गया। तो फिर क्या करने का, सिंपल, जब इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट। जब आप कोई कंपोनेंट रिप्लेस करते हो तो नए वाले पार्ट का वैल्यू आप टोटल में ऐड करना। जैसे मैंने जेट में से एक इंजन रिप्लेस कर दिया तो इंजन नया वाला कितने का पड़ा, 24, उसको मैं ऐड करूंगा। और जो पुराना वाला इंजन है वो तो खराब हो गया ना, उसको आप टोटल वैल्यू से बाहर कर देना। इसका मतलब इन शॉर्ट टोटल वैल्यू में से नए वाले इंजन का वैल्यू होता है ऐड, पुराने वाले का होता है माइनस, ध्यान रखना, क्लियर। तो इसी चीज को मैंने यहां लिख के आपको दिया हुआ है 2 लाइन के अंदर। चलो ये था 8th पॉइंट। उसके बाद आएगा 9th पॉइंट, चेंजेस इन एस्टीमेट ऑफ डिप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ या रेसिडुअल वैल्यू। डिप्रिसिएशन का मेथड आप चेंज कर सकते हो, हाँ, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी कर सकते हो। यूजफुल लाइफ भी चेंज हो सकती है, पहले 10 साल थी अभी 8 साल हो गई। रेसिडुअल वैल्यू पहले 1,80,000 हो गया, अभी अगर इसमें से कुछ भी चेंज हुआ ना तो आपके डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा। तो इसका इफेक्ट क्या मुझे पुराने ईयर्स में लेना है या आने वाले सालों में लेना है। तो ये सारे जो चेंज है वो होते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एज पर AS5। AS5 पढ़ोगे अपन वहां डिस्कस करेंगे कि ये सारे अकाउंटिंग एस्टीमेट्स है। और जब भी अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज होता है ना तो हम देते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पुराना कुछ मत चेंज करना, आने वाले सालों का चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज पीपी का कॉस्ट था 10 CR, 1 साल डिप्रिशिएट का 9 CR हो गया, पहले लाइफ 10 ईयर्स थी, अब 1 साल के बाद मालूम पड़ा कि लाइफ अभी 6 साल ही बची है, तो आप इस 9 CR को अब 6 साल में करना डिप्रिशिएट, ऐसा प्लीज ध्यान रखना है वाला पार्ट, ठीक है। तो ये था आपका एस्टीमेट चेंज हुआ तो क्या करने का। उसके बाद मैंने क्या किया है, इस स्टैंडर्ड में जहां भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे उसको मैंने एक अदर मिसलेनियस पॉइंट्स के हेड में डाल दिया है। तो अपन सारे डिस्कस करते हैं फटाफट करके एक एक करके। अदर मिसलेनियस पॉइंट, सबसे पहला, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो AS13 में डिफाइन होती है, बट अगर वो है तो उसका अकाउंटिंग तो वही होएगा AS13 में, बट उसको जब आप मेजर वगैरह करोगे, मतलब उसका मेजरमेंट वाला जो अकाउंटिंग है वो हम AS10 का जो कॉस्ट मॉडल है उस पर रखेंगे, ठीक है, MCQ में आ सकता है। दूसरा, सपोज आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 4-5 असेट एक्वायर किए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने PS5, iPad, iPhone, मैकबुक, ये रही सबकी फेयर वैल्यू, टोटल कितना होता है 3,50,000। अब जिससे मैंने खरीदा मैंने उसको बोला कि यार इतना सब खरीद रहा हूँ, डिस्काउंट दे, तो उसने मुझे बोला चल आप इतना सब ले रहे हो, 3,50,000 ही पे कर देना। अब इस वैल्यू को मैं सब में बांटूंगा कैसे, क्योंकि मैंने जितना फेयर वैल्यू उतना पे नहीं किया, थोड़ा कम पे किया है, तो कैसे बांटूंगा, तो सिंपल बोलता है व्हेन यू एक्वायर पीपी टुगेदर एट अ कंसोलिडेटेड प्राइस, आप ये वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू, ये लिख के दिया मैंने, लॉजिकल भी है, एक ही तो वैल्यू अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस रेशियो में बांट देना उसको। उसके बाद अगर कोई असेट के डैमेज पे आपको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलने वाला है तो यहां 2 चीज है, जो असेट डैमेज हुआ उसका लॉस अलग रिकॉर्ड करना, और जो डैमेज के बाद क्लेम मिलने वाला है इंश्योरेंस पे, वो क्लेम का जो पैसा आपके लिए इनकम हो गया वो इनकम अलग रिकॉर्ड करना। PNL में दोनों को नेट ऑफ करके मत, सेट ऑफ करके मत दिखाना, अलग अलग दिखाना दोनों को। और ये क्लेम कब रिकॉर्ड करना, व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन कि आपको इसका पैसा आ जाएगा तो ही रिकॉर्ड करना, वरना मत रिकॉर्ड करना। उसके बाद है स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट, बराबर अगर पास ये कुछ भी है तो इसको कहाँ ट्रीट करेंगे, तो बोलता है अगर ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह, जैसे मेरे पास iPad पढ़ाता हूँ, अब मेरे पास स्पेयर iPad भी है, कल को ये खराब हुआ तो वहां से पढ़ा दूंगा मैं आपको, तो मेरे लिए वो जो स्पेयर iPad है मेरे लिए जाएगा PPE ओनली। तो इफ दैट स्पेयर पार्ट्स मीट्स द डेफिनेशन ऑफ PPE तो यू विल कवर इन AS10। बट कभी कभी स्पेयर पार्ट बहुत छोटे इमटेरियल नेचर वगैरह के होते हैं, तो इफ यू थिंक दे डोंट मीट द डेफिनेशन ऑफ PPE तो आप उसको इन्वेंटरी ट्रीट कर लेना, सिंपल।
उसके बाद है लास्ट पॉइंट डी रिकॉग्निशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपी? बुक्स से बाहर करना। कब बाहर करेंगे? या तो बेच दोगे तब, या फिर लाइफ खत्म हो जाएगी तब। अच्छा, अब जब बेचोगे ना तो गेन लॉस हो सकता है। ये जो गेन लॉस है ये रीवैल्यूएशन गेन लॉस नहीं है, ये रियलाइज्ड गेन लॉस है। वो जो रीवैल्यूएशन वाला था वो अनरियलाइज्ड था, ये रियलाइज्ड है। रियलाइज्ड गेन लॉस बाय डिफॉल्ट जाएगा पीएनएल के अंदर। इसको कहीं से एडजस्ट मत करना कि देखना पहले क्या था, वो सब नहीं। जो उस दिन पे गेन लॉस हो रहा है वो सीधा सीधा जाएगा पीएनएल के अंदर। और जिस दिन आप असेट को बेच दोगे, एक चीज ध्यान रखना, बेचने के बाद अगर इस असेट के ऊपर कोई भी आरआर में बैलेंस पड़ा है, याद है ना आरआर का बैलेंस का क्या करना है? बेचने के बाद जो बैलेंस रहेगा वो रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना। अब इसमें एक एग्जांपल आपको दिया था, सपोज पीपी है, डिप्रिशिएट किया, 9 वैल्यू आ गई इसकी, फेयर वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो गेन आया 6 करोड़ का। चलो गेन मेरे सरप्लस के अंदर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 साल डिप्रिशिएट किया और फिर मैंने बेच दिया। तो बेचा जिस दिन, उस दिन कैरिंग अमाउंट इतनी, बेचा 11 में, तो मेरे को लॉस होएगा। ये 2.33 का लॉस पिछले रीवैल रिजर्व से मत एडजस्ट करना। ये रीवैल रिजर्व वाज अ अनरियलाइज्ड गेन बराबर, और ये जो लॉस है ये रियलाइज्ड लॉस है। ये सीधा सीधा उठा के पटक देना पीएनएल के अंदर, ऐसा उठाना और पटक देना पीएनएल के अंदर बराबर। तो 2.33 जाएगा पीएनएल के अंदर। और ये जो 6 करोड़ पड़ा है इसका एक अलग से एंट्री मार देना, जो रीवैल रिजर्व से निकलकर रिटर्न अर्निंग्स में चला जाएगा। सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर? यस सर। एक आखिरी पॉइंट है ये, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमिशनिंग डिसमेंटलिंग साइट रिस्टोरेशन। मैं बता दूं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक कंसेप्ट आपके AS10 में एक बार बस पढ़ के चले जाना, मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या होता है। याद है डीकमिशनिंग वाला पार्ट अपन ने ऊपर पढ़ा था कि डीकमिशनिंग को हम प्रेजेंट वैल्यू पे पीपी के कॉस्ट में ऐड करते हैं। अब अगर डीकमिशनिंग के अमाउंट में चेंज हो गया तो सपोज हमको लग रहा था 5 साल के बाद 5 लाख इंकर करना है, ये तो एस्टिमेट था ना एक, मालूम पड़ा 2 साल के बाद आके मालूम पड़ा कि 5 नहीं 7 लाख इंकर करना है, दिस कैन चेंज। सपोज मालूम पड़ा 5 साल बाद नहीं, अब 6 साल बाद इंकर करना है, दिस कैन चेंज। डिस्काउंटिंग ने 10% लिया था, अब मालूम पड़ा 8% हो गया इन्फ्लेशन रेट, तो दिस कैन चेंज। तो जब भी कुछ चेंज होगा ना तो डीकमिशनिंग का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो इस चेंज का इफेक्ट कैसे देना है? तो सबसे पहले देखना असेट कौन से मॉडल पे है। अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो जो भी डीकमिशनिंग का अमाउंट चेंज हुआ है उसको असेट की कॉस्ट से एडजस्ट करना। लेकिन अगर असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो जो भी डीकमिशनिंग अमाउंट चेंज हुआ है उसको रीवैल्यूएशन गेन लॉस से एडजस्ट करना। सर एग्जांपल दो, सिंपल। मान लो डीकमिशनिंग का अमाउंट बढ़ गया, डीकमिशनिंग बढ़ने से आपकी प्रोविजन बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो लाइबिलिटी बढ़ा दो, क्रेडिट करते हैं अपन। पता है ना लाइबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, तो क्रेडिट किया। अब डेबिट क्या करूं? कॉस्ट मॉडल पे है तो डेबिट करोगे पीपी कॉस्ट। अच्छा, प्रोविजन गिर गया तो डेबिट करोगे। क्रेडिट क्या करूं? पीपी। तो वही बोलता है कॉस्ट मॉडल पे है तो जो भी बढ़ा या गिरा उसको कॉस्ट से एडजस्ट करना, पीपी से एडजस्ट करना। अच्छा, लेकिन अगर असेट रीवैल मॉडल से होता तो यही बढ़ना या गिरना उसको हम रीवैल्यूएशन गेन लॉस मान लेते। सपोज डीकमिशनिंग बढ़ गया, प्रोविजन बढ़ गया, तो डेबिट साइड में आएगा रीवैल्यूएशन लॉस। क्यों? नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सपोज प्रोविजन गिर गया तो डेबिट क्या प्रोविजन, क्रेडिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन गेन। ऐसा समझा? अगर आपको यहां तक समझता है, ये सारे आपके कंसेप्ट A to Z डिटेल में विद एग्जांपल्स मैंने कवर किए हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने रिवाइज करवाया, मैंने ऐसा एकदम ही नहीं कि हर एक पॉइंट पे मैं 1-1 घंटा बात करूं, वो तो अपन क्लास में करते हैं। बट यस, क्लास में एक बार पढ़ने के बाद जो मीठा मीठा रिवीजन अपन ने किया, मजा आ गया। लेकिन आकाश कंदोई खास बात, सिर्फ कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन भी रिवाइज करते हैं। इसलिए हम बात बात पे क्या बोलते हैं, एक के है भाई साहब। ये क्या है सर? अपने क्लास का तोत का ही है, जैसे हम कुछ भी अच्छा करते हैं हम ऐसे चिल्लाते हैं, एक के है भाई साहब। आप भी सीख जाओ ये चीज, है ना। चलो आ जाओ। तो अब क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट है या नया है उसको मैं टेकअप करूंगा, ठीक है। जो एकदम बेसिक बेसिक है उसका घर प्रैक्टिस करना, ठीक है। सबसे पहले जो बढ़िया क्वेश्चन अपन ने किया था वो था इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें क्या था फटाफट से देख लो। हम यहाँ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज में हमेशा ये देखना क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो अगर मैं इस ट्रांजेक्शन की बात करूं तो आपका गिवन अप पता है क्या था? तो पहले देखना दे क्या रहे हो आप। यहाँ गिवन अप दे रहे हो लैंड, और आ क्या रहा है आपको? कैश और प्लांट आ रहा है। तो जो आ रहा है वो डेबिट करना कैश और प्लांट, जो जा रहा है वो क्रेडिट करना लैंड। लैंड बाहर जाएगा एट कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू वाज 10 लाख, तो 10 लाख पे बाहर कर देना। अब जो आने वाले असेट उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे? तो याद है 3 प्रेफरेंस था। पहला था फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, लैंड दिया है, यहाँ लैंड का फेयर वैल्यू नहीं है। दूसरा है फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, कैश आया है उसकी फेयर वैल्यू 20 लाख है, प्लांट आया उसकी फेयर वैल्यू 25 लाख है, तो हम सेकेंड प्रेफरेंस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं।
बराबर, बस डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज आपका हो जाएगा। अब इसको एग्जाम में प्रेजेंट करना का भी तरीका होता है, ठीक है, ऐसे अंधाधुन प्रेजेंट मत करना। अगर आपको याद है तो मैंने दिखाया भी था कैसे प्रेजेंट करते, इधर आओ प्यार से, एकदम प्यार मोहब्बत से आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, पहले रफ वर्क हो गया आपका, फिर आप कंसेप्ट कोड करना कि एज पर AS 10 जब हम एक्वायर करेंगे एक्सचेंज में तो हम पहला प्रेफरेंस लेंगे, गिवन अप का, वो नहीं है तो एक्वायर का लेंगे, वो नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप लेंगे, वैसा। फिर मैंने प्यारी सी एंट्री मारी और बताया पहला प्रेफरेंस नहीं था तो सेकंड प्रेफरेंस लिया, ऐसा। समझा? समझा सर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सचेंज को लेकर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये भी है एक्सचेंज को लेकर, बट इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन में सब्सटेंस नहीं है। तो याद है ना, सपोज इधर क्या हो रहा है पता है, इट इज एक्सचेंजिंग कार X विद कार Y, तो कार Y आ रही है, कार X जा रही है। बस इसमें एक फर्क यह था कि हमको साथ में थोड़ा थोड़ा कैश भी आ रहा है, हमको कैश भी आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं समराइज फॉर्म में बताऊं, इस ट्रांजैक्शन में हमको कैश आ रहा है, कार Y आ रही है और कार X जा रही है। तो जो जा रहा है बाहर वो तो कैरिंग अमाउंट बाहर चला जाएगा। अब आने वाले को किस पे रिकॉर्ड करेंगे, यहां ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो एक ही प्रेफरेंस है, जो भी आया है उसको आप कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप पे रिकॉर्ड करना। अब यहाँ एक नहीं दो आया है तो ये दोनों मिला के 13 पे रिकॉर्ड होगा। जैसे दिया तो एक ही है ना, देने वाले का कैरिंग अमाउंट 13 है, तो आने वाले को दोनों मिला के 13 पे रिकॉर्ड होना चाहिए। अब बांटे कैसे, तो कैश जितना आ रहा है उसको उसी के अमाउंट पर रखना। सपोज 15,000 का कैश है, उसको उसी के अमाउंट पर रखना, बैलेंसिंग फिगर आपका कारवाई में डाल देना। एक बात ध्यान रखना, यहां मिस्टेक नहीं करो उसके लिए, व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज नो सब्सटेंस, उस केस में प्रॉफिट लॉस नहीं आना चाहिए आपके एंट्री में, आपके एंट्री में प्रॉफिट लॉस नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात आप ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। एक सेकंड मुझे बस चार्जर लगाने दो। यस ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे आप। अब जो मीठे मीठे क्वेश्चन है वो देखने दो मुझे जरा। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना, जो ढंग के है, जो अच्छे क्वेश्चन वो बता रहा हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना घर पे गाइस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 21 मेरे किताब का, आपके मॉडल में भी होगा ये क्वेश्चन, देख लो, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। उसके बाद ये भी एक बार देख लेना, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 22 देख लेना, मतलब कुछ एकदम बेसिक है, LDR नहीं है ये, बट एक बार देख जरूर लेना 21 22। उसके बाद हाँ 25, इसको दो फ्लाइंग किसी, दे दी फ्लाइंग किसी सर। 25 क्या बोलता है सुनना, स्कैंडा लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन फॉर 2.5 CR 5 years अगो, इसने 5 साल पहले एक्वायर किया था, ये बात ध्यान रखना, 5 years अगो। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट 10% ऑन SLM। जब SLM बोले और परसेंटेज दे तो लाइफ निकालना बड़ा सिंपल है, कैसे, सपोज 10% बोला तो लाइफ कितनी होगी, 100% डिवाइड बाय 10 कर देना तो आएगा 10 years। सपोज 20% बोला था तो 100% डिवाइड बाय 20% कर देना, लाइफ आएगी 5 years, ऐसा। तो जब SLM है और रेट दे रखा है तो ये 10 years की लाइफ हो गई इसकी। फिर बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 मशीन वॉज रीवैल्यूड। तो कैसे करने का सुनो, मैंने इसका एकदम बढ़िया आपको प्रेजेंटेशन दे रखा है, एक बार देखना इधर, एक सेकंड दे देना, क्वेश्चन खोल ले तो मजा आ जाएगा। यस, ये रहा 25, स्टेप बाय स्टेप जाने का। सबसे पहले आपने खरीदा कितने में था डे 1 पे, 2.5 CR में, लाइफ 10 साल थी, लिख लो। फिर जो भी हुआ है वो बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर में हुआ है, 3rd ईयर का बिगिनिंग बोलो या 2nd ईयर का एंड बोलो, बात तो एक ही है, बराबर। यहां जो भी हुआ है 3rd ईयर के बिगिनिंग में हुआ है, तो 2 साल करना डिप्रिशिएट, तो मैंने 2 साल से किया डिप्रिशिएट, मेरे को आज की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये मिली कैरिंग अमाउंट, या तो 2nd ईयर के एंड का बोल दो या 3rd ईयर के बिगिनिंग का बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। एट द एंड ऑफ ईयर 2 बोलो या 3rd ईयर का बिगिनिंग बोलो, 2 CR की कैरिंग अमाउंट आ गई। फेयर वैल्यू कितना है, 3 CR का फेयर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 CR का फेयर वैल्यू है तो गेन आ जाएगा 1 लाख रुपीज का। गेन कहाँ जाएगा, पहली बार रिवैल्यू क्या, पहली बार गेन आ जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, RR के अंदर चला जाएगा, चला गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद कोई पूछे असल का वैल्यू क्या है तो 2 मत बोलना, बोलना 3 CR, तो इसलिए मैंने लिखा रिवाइज्ड वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 CR। अब लाइफ कितनी बची है, 10 ईयर्स में से 2 साल बीत चुके थे, लाइफ बची है 8 ईयर्स, ठीक है। तो अब आपका डेप्रीसिएशन भी चेंज होएगा ना, क्यों, क्योंकि पहले हम 2.5 CR के हिसाब से कर रहे थे डेप्रीशिएट, अब वैल्यू 3 CR हो चुकी है, तो डेप्रीसिएशन विल चेंज प्रोस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ है, डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया, ठीक है, यूजफुल लाइफ 8 years, मशीन वॉज सोल्ड इन द करंट ईयर। अब करंट ईयर माने कौन सा ईयर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असेट वॉज एक्वायर्ड 5 years अगो, है ना, और हमने बेचा करंट ईयर में, इसका मतलब असेट 5 साल पुराना है, समझ रहे हो तुम। तो जब ये बोलता है ना करंट ईयर, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, पहले लाइन से जुड़ा हुआ है ये इंटरप्रिटेशन कि असेट 5 साल पहले खरीदा था,
मतलब 5 साल खत्म हो चुके थे एसेट के, तो उसमें से 2 साल तो हम कर चुके डिप्रिशिएट, 3 साल और करना पड़ेगा डिप्रिशिएट। तो आउट ऑफ 8 3 years यू विल डिप्रिशिएट, तो आपको मिलेगा कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 5। उसके बाद हमने बेचा है। अब यहाँ 2 केस है, अगर 1 करोड़ 12 लाख इतने में बेचा तो कितना आएगा, अगर 42.5 में बेचा तो गेन लॉस क्या आएगा। तो सुन लो, हमारी ये रही कैरिंग अमाउंट, पहले कैरिंग अमाउंट लिख दो, फिर लिखो सेलिंग प्राइस। इतने में बेचा तो लॉस इतने का आ रहा है ना, जाएगा पीएनएल के अंदर, और अगर इतने में बेचा तो लॉस इतने का आ रहा है, जाएगा पीएनएल के अंदर, सिंपल। ठीक है, अब इसमें एंट्री वगैरह तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट पास करके दिया हुआ है, बट इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप असेट को बेच देते हो तो मैंने क्या बताया था, अगर आपके आरआर में कोई बैलेंस पड़ा है तो उसको उठाकर आपको रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो एंट्री मत भूलना। जैसे ही अपन ने असेट बेच दिया, मेरे आरआर में 1 CR का बैलेंस पड़ा था, वो उठाकर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करूंगा। तो इसके समरी में भी समरी बताऊं तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, जब वो बोलता है सोल्ड इन द करंट ईयर, मतलब कौन सा ईयर, 5 साल के बाद, मतलब 6th ईयर के बिगनिंग में बेचा है, बराबर। सेकंड, जब बेच दोगे तो वो आरआर का बैलेंस बताना पड़ेगा, ट्रांसफर कर रहे रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर, खत्म कहानी। उसके बाद अपन ने एक प्यारा प्यारा क्वेश्चन किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 26। ये मैंने क्लास में भी करवाया था, ये मैंने आपको घर पे भी प्रैक्टिस करने बोला था, और उसका अभी रिवाइज भी करवा रहा हूँ। सुन लो, एकदम प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कि ये मैंने खर्चा किया खुद असेट कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। तो ये सारे खर्चे, कॉस्ट ऑफ प्लांट कैपिटलाइज करेंगे, डिलीवरी कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, साइट प्रिपरेशन कैपिटलाइज करेंगे, कंसल्टेंट फी मतलब प्रोफेशनल फीस कैपिटलाइज करेंगे, इंटरेस्ट चार्जेस नहीं कैपिटलाइज नहीं करेंगे, डिसमेंटलिंग प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है उस पर कैपिटलाइज करेंगे, ऑपरेटिंग लॉस कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने सारे खर्चे निकाले, टोटल मेरे को आ गया 33.8 लाख। उसके बाद बोला गया है कि इसमें एक सेपरेट कंपोनेंट भी है ना, मोटर, उसका कॉस्ट है 5 लाख, बट वो 5 लाख परचेज प्राइस के हिसाब से है, अदर कॉस्ट वर एलोकेटेड टू देम प्रोपोर्शनेटली। मतलब जब आपकी प्लांट की कॉस्ट 30 लाख थी, परचेज प्राइस 30 लाख थी, तो इसमें से 5 लाख का मोटर था, हमको मोटर को 5 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करना है, इसी प्रोपोर्शन में बाकी खर्चे बांटने हैं। तो अब ऐसे कैसे बांटे सर, सिंपल, मैंने एक तरीका बताया था। सपोज टोटल परचेज प्राइस में से मोटर का प्राइस 5 लाख है, तो सारे खर्चे मिलाने के बाद जो प्राइस है वो 33.8 है, इसमें से मोटर कितने का होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मोटर की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आउट ऑफ 33.8 इतने का हो जाएगा मोटर, इतने का हो जाएगा प्लांट, सिंपल, समझा। अच्छा, अब मोटर की लाइफ दे रखी है 6 years, प्लांट की लाइफ दे रखी है 10 years, तो मैंने लिखा प्लांट 10 years का है, मोटर 6 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हुआ देखते हैं फिर अपन, यहाँ अपन ने यहाँ तक किया, अपन ने क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। फिर एट द एंड ऑफ ईयर 4 कंपनी ने मोटर को रिप्लेस कर दिया, कब, 4 साल के बाद। तो पहले आप 4 साल से डिप्रिशिएट करो दोनों को, तो मैंने प्लांट और मोटर दोनों को 4 साल से किया डिप्रिशिएट, ले डिप्रिशिएशन चार्ज किया, मेरे को वैल्यू मिल गई, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 4, ठीक है। अब मैंने कंपोनेंट रिप्लेस किया है, तो मैंने कंसेप्ट में क्या सिखाया था, जब भी आप कंपोनेंट रिप्लेस करोगे तो नया वाला वैल्यू ऐड, पुराना वाला वैल्यू माइनस। तो क्योंकि मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, तो मैंने मोटर 4 साल का रिप्लेस किया है, तो नए वाले मोटर का कॉस्ट 6 लाख रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज गिवन। तो मैंने नए वाले का वैल्यू ऐड किया और पुराने वाले मोटर का वैल्यू मैंने माइनस किया, तो अब मेरे नए मोटर का वैल्यू हो जाएगा 6 लाख, बाकी का जो प्लांट है वो उतने पे रह जाएगा। ये है कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 4। अब इसी साल में एक और कारनामा हुआ है, क्या हुआ है, एट द एंड ऑफ ईयर 4 ओनली द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ प्लांट एज अ होल वाज 25 lakhs। इस साल इन्होंने रीवैल्यू भी किया है, बट 25 lakhs इज एज अ होल, बराबर। तो 25 lakhs सिर्फ प्लांट का नहीं है, प्लांट और मोटर दोनों का है। उसमें से मैं बोलूं मोटर आज ही चेंज किया है 4th ईयर के एंड पे, तो 25 में से मान ले 6 लाख मोटर का था, तो बचा हुआ होगा फेयर वैल्यू प्लांट का 19 lakhs। अब मोटर का कैरिंग अमाउंट भी 6 लाख है, फेयर वैल्यू भी 6 लाख है, उस पर कोई गेन लॉस नहीं आएगा। प्लांट पे आएगा, प्लांट का कैरिंग अमाउंट 16.9 है, फेयर वैल्यू 19 है, तो गेन आएगा 2,10,000 का। पहली बार गेन आया, रीवैल्यू रिजर्व में चला जाएगा, मतलब सॉरी हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। फिर मैंने लिखी आफ्टर रिवैल्यूएशन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट प्लांट की और मोटर की, ठीक है। बस उसके बाद क्या बोला है, फिर एट द एंड ऑफ 8th ईयर बेच दिया, ठीक है। तो 8th ईयर के बाद बेचा ना, 4 साल तो कर चुके थे डिप्रिशिएट, और 4 साल करो डिप्रिसिएशन, तो मैंने और 4 साल किया डिप्रिशिएट, ठीक है। तो मुझे मिली कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 8, ये कैरिंग अमाउंट मिली। अब बेचने का प्राइस है ना 8 लाख दे रखा है, 6 लाख दे रखा है एज अ होल, इसको भी बांटना पड़ेगा दोनों के अंदर, प्लांट का कितना सेलिंग प्राइस है, मोटर का कितना सेलिंग प्राइस है, तो मैंने जो रेशियो निकला उसी रेशियो में बांट दिया, बराबर। तो आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, और जिस दिन आप बेच दोगे तो पुराना जो भी बैलेंस था रिवैल रिजर्व में, वो रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना। कितना कुछ था ना इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। अब रिवीजन वीडियो के अंदर भी रिवीजन देख लो, हुआ क्या है उसका समरी। पहला, डे 1 पे आपने खरीदा
प्लांट और मोटर, बाइफरकेशन निकाला अपन ने, फिर 4 साल तक यूज़ कर 4 साल से डिप्रिशिएट किया। 4th ईयर के एंड पे एक नहीं 2 चीज़ हुआ है। पहला कंपोनेंट रिप्लेस किया तो नया वाले का वैल्यू ऐड, पुराने वाले का माइनस। दूसरा प्लांट को रीवैल्यू किया तो प्लांट पे आया रीवैल्यूएशन गेन। फिर 4 साल यूज़ किया, बेच दिया, तो 4 साल यूज़ करने पे करना 4 साल डिप्रिशिएट, कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी, बेच दिया। बेचने पे जो सेलिंग प्राइस टोटल दे रखा है बांट देना कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, है ना। बेचने पे जो गेन लॉस आया वो निकालना हो जाएगा पीएनएल के अंदर। बेचने के बाद जो पुराना रिजर्व पड़ा है आरआर के अंदर वो जाएगा आरई के अंदर। ये ले तेरी समरी, ठीक है। कितना शानदार क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन में कितना कुछ कवर किया, करके जाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 था ये। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन मेरे दिल के बड़ा करीब है। क्यों? आ जाओ पढ़ते क्या बोलता है। बोलता है एक मशीन है 1000 लाख की, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं, मैं क्वेश्चन कितना भी रिवाइज कराऊं, राइटिंग प्रैक्टिस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब जस्ट बिकॉज आपने क्वेश्चन रिवाइज किया मेरे साथ, इसका ये मतलब नहीं कि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे। राइटिंग प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। ये तो इसलिए है क्योंकि आपने क्वेश्चन बहुत पहले सिखा रहेगा किसी से, तो आप भूल जाते हो धीरे धीरे से, तो आपको ना कंसेप्ट याद आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर राइटिंग प्रैक्टिस ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ना, रिवीजन का बंद करना किताब, मतलब कंसेप्ट नोट बंद करना, क्वेश्चन उठाना, सारे एलडीआर क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लेना, तुमको मजा आ जाएगा। चलो 27 क्या बोलता है। हमारे पास एक मशीन है कॉस्टिंग 1000 लाख, ब्रेकडाउन वगैरह दिया हुआ है उसका, क्या दिया हुआ है, ब्रेकडाउन दिया हुआ है ठीक है। ब्रेकडाउन नॉट प्रोवाइडेड, ओहो ब्रेकडाउन नहीं दिया हुआ है, ओके सर। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। एट द एंड ऑफ 6th ईयर एक टरबाइन आपने ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नए टरबाइन का वैल्यू दिया हुआ है 450 और डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 8%। अब करे कैसे सर इसको? तो इसको करने का एक शानदार तरीका है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे हो क्या रहा है इधर, मेरे पास एक एक कंपोनेंट को लेकर है ना। जब आप कंपोनेंट रिप्लेस करते हो तो नया वाला वैल्यू ऐड, पुराना वाला वैल्यू माइनस। देखो मैंने कैसे कंसेप्ट लिख के दिया है ना। मैं हर क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं लिखा रहा हूं आपको, बट एग्जाम में जब आए हर क्वेश्चन में, जब एएस का क्वेश्चन हो 2 से 3 लाइन अपने ओन वर्ड में कंसेप्ट लिख कर आना। यहां मैंने वैसे ही किया, ठीक है। फिर मैंने बोला मशीन और टरबाइन है, 2 कंपोनेंट है। ब्रेकडाउन मेरे पास नहीं है डे 1 पे, तो मैंने टोटल रिकॉर्ड कर लिया। लाइफ दोनों के 10 साल हो गए, इसलिए ब्रेकडाउन नहीं दिया होगा, ठीक है। अब जो भी रिप्लेसमेंट हो रहा है 6 साल के बाद हो रहा है, तो पहले करना 6 साल से डिप्रिशिएट, तो मैंने 6 साल से डिप्रिशिएट किया, वैल्यू बची 400। अब जब कंपोनेंट रिप्लेस करते हो तो नया वाला ऐड करना होता है, पुराना वाला माइनस करना होता है। नए वाले का वैल्यू 450 है मुझे पता है, लेकिन मुझे पुराने वाले का कैरिंग अमाउंट नहीं पता है। ये मत बोलना पुराने वाला कैरिंग अमाउंट 400 है, अबे 400 तो पूरे असेट का वैल्यू है, मुझे उसमें सिर्फ टरबाइन का कैरिंग अमाउंट चाहिए। तो ये निकालने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कैसे? डिस्काउंटिंग फैक्टर भी इसलिए दे रखा है। सपोज आपने रिप्लेस किया 6 साल के बाद, आज ये टरबाइन 450 का पड़ता है, तो आज तो महंगा पड़ता होगा ना। 6 साल पहले अगर ये टरबाइन खरीदते तो कितने का पड़ता? तो हम लाएंगे इसको प्रेजेंट वैल्यू पे, क्योंकि देखो ना यार, आपको मम्मी डैडी बोलते रहेंगे ना, आज तो कितनी महंगाई बढ़ गई है, पहले बस सस्ता था। सेम, आज तो महंगाई बढ़ गई है, पहले सस्ता था। तो मैंने बुद्धि लगाई कि जो चीज आज 450 की मिलती है पहले कितने की मिलती होगी, तो मैंने निकाली प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब ये मुझे डे 1 की वैल्यू मिले टरबाइन की, मुझे ओल्ड टरबाइन की डे 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, आज की चाहिए। तो इसमें से 6 साल का डिप्रेशिएशन माइनस कर देना, तो आपको आज की कैरिंग अमाउंट मिलेगी ओल्ड टरबाइन की। तो न्यू वाला वैल्यू ऐड, पुराना वाला वैल्यू माइनस, यही इंपॉर्टेंट था। खत्म हो गया क्वेश्चन, डन एंड डस्टेड। फिर अपन आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 28 में। इसमें क्या था? इसमें तो सिंपल था, वैसे इतना कुछ था नहीं, बट देख लो फिर भी। बोलता है हमारे पास स्टील का प्लांट है, एरिया है 5000 एकड़, कॉस्ट पर एकड़ इज 6000, ठीक है। तो पहले मैंने सीधा निकाल लिया 5000 इंटू 60,000 जो भी है, 3000 लैक्स वगैरह जो तो आ गया, कुछ तो आ गया। उसके बाद बोलता है अ सम ऑफ 63 लैक्स, नहीं सॉरी, प्रीत लिमिटेड हैज इंकर्ड 1.1 crores ऑन डिमोलिशिंग द ओल्ड फैक्ट्री। तो हमने ये स्टील प्लांट बनाने के लिए पुरानी फैक्ट्री को डेमोलिश किया, उस पर खर्चा कितना किया? 1.10 CR, ठीक है। जब तुमने डेमोलिश किया तो उससे कुछ स्क्रैप जनरेट हुआ, वो स्क्रैप तुमने बेच के पैसा कमाया, यही लिखा हुआ है। अ सम ऑफ 63 lakhs इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 5% देयर ऑन वॉज रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ मटेरियल सैल्वेज्ड फ्रॉम द साइट। तो ये 63 तुम्हारी इनकम हो गई, बस 63 इंक्लूड्स 5% जीएसटी। जीएसटी तुम्हारी इनकम नहीं, गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो 63 भले तुमको मिला है, इसमें से तुम 5% गवर्नमेंट को जमा करवा दोगे, बराबर। तो अब तुमसे कोई पूछे कि इनकम कितनी हुई, तो 63 मत बोलना। तो क्या बोले? 63 माइनस 5%, ऐसे भी मत करना। दिस 63 इंक्लूड्स 5%, तो ये हो गया 105। आपको निकालना 100 कितना होगा, तो वो आएगा 60।
मतलब आप ऐसा बोलोगे कि मेरा नेट एक्सपेंस कितना है, मेरा नेट एक्सपेंस 1.10 है और मेरी इनकम है 0.60, तो नेट में मेरा खर्चा कितना हो गया, 0.50 का नेट में मेरा खर्चा हो गया। ऐसा तुमको अगर और बेटर समझना है तो मैं मीठा मीठा सोल्यूशन दिखा दूं आपको इसका, आ जाओ। प्यारा प्यारा सोल्यूशन दिखा देता हूं इसका, एक सेकंड दे देना। इसी के नीचे ये रहा, देखो। नहीं ये नहीं, इसके नीचे कहाँ है, कहाँ गया भाई, एक सेकंड देना। हाँ स्टार्टिंग में होगा वो तो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर मिल जाएगा। ये रहा, देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है। हाँ, परचेज प्राइस दिया हुआ है 3000 लैक्स बराबर, डेमोलिशिंग का मैंने 50 लाख ही लिया है। कैसे, देखो ना यहाँ निकाला हुआ है। खर्चा किया 1.1 CR का, इनकम भले 63 मिले, 63 में इनकम नहीं है, ये तो 105% है, इसमें से 100% ही लेना है अपने को, क्योंकि 5% गवर्नमेंट का इनकम है। तो 60 लाख मेरा इनकम नेट हो गया, तो नेट खर्चा कितना लगा, 1.1 माइनस 0.60, तो 50 लाख का खर्चा लगा। बाकी इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बाकी बोलता है कि 7% भरा है अपन ने स्टैम्प ड्यूटी, वो 7% निकाल लेना। कंसल्टेंसी है 8 लाख और 1,25,000 कर किया इंश्योरेंस वगैरह के लिए, वो सब कैपिटलाइज करना है आपको बराबर, तो वो सब मैंने कैपिटलाइज किया, क्वेश्चन खत्म हो जाता है अपना। क्लियर, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये डेमोलिशिंग वाला पार्ट वाज इंपॉर्टेंट, डेमोलिशिंग वाला पार्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर इस चैप्टर में और कौन से बढ़िया क्वेश्चन है जरा मुझे बताओ। ये वाला एक क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना यार, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना जो सेकेंड पार्ट है मैं उसकी सिर्फ चर्चा करूंगा आपसे, सुनना मेरी बात। अगर आप कोई रिफाइनरी वगैरह बना रहे हो और रिफाइनरी बनाते समय उसके आजू बाजू का आप रोड, ब्रिज, रेलवे बना के दे रहे हो, अब ये रिफाइनरी तो आपके अकेले की होगी, लेकिन रेलवे, रोड, ब्रिज ये आपके अलावा सब लोग यूज करने वाले हैं, तो क्या इसको भी मैं अलग से असट बोल सकता हूं क्या, नहीं। तो ये रेलवे, रोड, ब्रिज जो आप बनाओगे वो सेपरेट पीपी नहीं हो सकता आपका, लेकिन ये बनाने में जो खर्चा इंकर करोगे वो रिफाइनरी के कॉस्ट में ऐड जरूर हो सकता है। समरी है इसका, तो यही लिखा हुआ है, नॉट अ सेपरेट पीपी बट कॉस्ट इंकर्ड कैन बी कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ रिफाइनरी, ध्यान रखना। बस इसी को इन्होंने महाभारत लिख के यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, इसको तो फ्लाइंग किसी दे दी सर, आओ इधर, क्या बोलता है। सृष्टि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद द सप्लायर टू परचेज मशीनरी इंस्टॉल्ड इन अ 3 months टाइम, ये पॉइंट ध्यान रखना, मशीनरी इंस्टॉल करने में 3 महीने लग रहे हैं। स्पेशल फाउंडेशन वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीन विच वुड बी प्रोड्यूस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन इतना है, क्या मैं इसको कैपिटलाइज करूंगा, यस सर करूंगा। दे वर सुपरवाइज बाय टेक्नीशियन हु इज एम्प्लॉयड, ये हो गया प्रोफेशनल फीस, कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन अच्छा प्रोफेशनल फीस नहीं, लेकिन जो भी अपना एम्प्लॉय का खर्चा हो गया ये, लेकिन हमने ये जो पेमेंट किया ये पर मंथ के बेसिस पे किया है, कितने महीने का ये सुपरवाइजर का कॉस्ट में कैपिटलाइज करूं, तो काम 3 महीने चला है, तो मैं सिर्फ 3 महीने का कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज कर सकता हूं, ध्यान रखना। तो अगर आप इसका भी सोल्यूशन ध्यान से देखोगे प्यार मोहब्बत से, तो देखो मैंने यहाँ कर रखा है, साइट, ये ऊपर वाला मत देखो, पहले देखो साइट प्रिपरेशन है, उसके बाद टेक्नीशियन का जो पगार है इंटू 3 months कर रखा है। अच्छा, इसमें एक और चीज दे रखी है कि ये टेक्नीशियन मुझे मेरे ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट ने दिए थे, उसने मेरे से प्रॉफिट मार्जिन चार्ज किया, तो इंटर कंपनी का जो प्रॉफिट है इग्नोर करना। इंटर कंपनी में प्रॉफिट कमाने के बाद 49,500 हमने पे किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंटर कंपनी प्रॉफिट इग्नोर करना, आपसे ये वाला वैल्यू देखना 45,000। उसके बाद मशीन का परचेज प्राइस वॉज दिस मच इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और 12%, बट उस जीएसटी का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो फिर ये जो वैल्यू है ये 112% हो गई, आपको 12% का बेनिफिट मिल जाएगा। तो डायरेक्टली -12% मत करना, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो 112%, अपने को 100% की वैल्यू चाहिए, तो वो निकाली मैंने, तो वो लिया। साइट प्रिपरेशन, टेक्निकल सुपरवाइजर जो भी है, बाकी 2 खर्चे और दिए, ट्रांसपोर्टेशन और सुपरवाइजिंग द मशीन, वो सारे कंसिडर करना, ऐड करना, खत्म कर देना क्वेश्चन को, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। क्लियर है वाला पार्ट, यस सर। आगे बढ़ जाते हैं, 6 में तो कुछ नहीं है। 7 अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। बोलता है हमने परचेज किया मशीनरी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ 40%, उसका जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, तो आपकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, आपकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ होगी 6,40,000 रुपीज। उसके बाद साइट वाले खर्चे 21,200 कैपिटलाइज करना। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया हुआ है कि लेबर खर्चा इतना है बट ओनली 200 आउट ऑफ 500 मैन आवर्स वर्कड, तो आप पूरा लेबर मत कंसिडर करना, सिर्फ 200 आउट ऑफ 500 इतना ही प्रोपोर्शन में कंसिडर करना कॉस्ट। स्पेयर पार्ट्स टूल कंज्यूम्ड कंसिडर कर लेना,
सुपरवाइजर की पगार कंसिडर कर लेना, बराबर। बट इसमें भी 25% टाइम ही वो इन्वॉल्व था, तो इसका सिर्फ 25% कंसिडर करना, बराबर। उसके अलावा टेक्नीशियन एक्सपेंस, इसमें सिर्फ 1/10 प्लांट को लेकर है, तो इसका भी सिर्फ 1/10 कंसिडर करना, इसका सिर्फ 25% कंसिडर करना, वैसा। फिर टेस्ट रन वगैरह की है, कंसिडर करना। कंसल्टेंसी है, कंसिडर कर लेना। डेप्रीसिएशन ऑन असेट यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन, अब कभी कभी क्या होता है, एक असेट बनाने के लिए हम कोई दूसरा असेट यूज करते हैं, तो इस असेट का डेप्रीसिएशन इसमें कैपिटलाइज होएगा। क्या बोला सर? इसको मैंने अच्छे भाषा में लिख के दिया हुआ, समझाता हूं। तो पहले आपने सारे खर्चे वगैरह कंसिडर कर लिए। अब एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल, बिल्डिंग बनाने में बुलडोजर यूज हुआ, बराबर। तो बुलडोजर का जो डेप्रीसिएशन है वो इस बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता है, वो लिख के दिया हुआ है। इफ बुलडोजर इज बीइंग यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, देन डेप्रीसिएशन ऑफ बुलडोजर विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बराबर। क्या सबको समझा है मैंने क्या बोला? यस, इसको इज बीइंग यूज्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, इसमें नीचे एक और दिया हुआ था, एक बार असेट रेडी हो गया उसके बाद आपने और कुछ खर्चे इंकर वगैरह किए, असेट रेडी होने के बाद के खर्चे कभी कैपिटलाइज नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो ये एबनॉर्मल लॉस है बेसिकली, वो कभी कैपिटलाइज नहीं होगा, वो भी मैंने लिख के दिया हुआ है। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ जरूर लेना, एलडीआर नहीं है लेकिन जरूर पढ़ लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन 10, आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, शानदार मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या बोलता है देख लो। इन द बुक्स ऑफ टॉप मेकर लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास था 56,30,000 का। ऑन स्क्रूटनी इट वॉज फाउंड दैट द परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 21,12,000 वॉज इंक्लूडेड इन द परचेज ऑफ गुड्स। गलती कर दी, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इन्होंने किसी मशीन को गुड्स में दिखा दिया, गुड्स नहीं वो मशीन होनी चाहिए, ठीक है। कब हुआ है? 1 जून को, ध्यान रखना। फिर ऑन 30 जून कंपनी डिस्पोज्ड अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 9,60,000। अब मैंने ऑन 1 अप्रैल, अब मैंने पता है क्या किया, इतना कुछ है, इसको समझने के लिए आपके लिए प्यारा सा एक डायग्राम बना दिया, इधर देखना। अब इसमें एक मिस्टेक भी है, वो मिस्टेक भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, सुनना। तो पहले मेरे पास जो मशीन थी 56,30,000 की, उसमें से 9,60,000 का 30 जून को बेचा, बराबर, और बाकी तो नहीं बेची। तो जो 30 जून को बेचा उस पर सिर्फ 3 महीने का आएगा डेप्रीसिएशन, और जो नहीं बेचा उस पर पूरे 12 महीने का आएगा डेप्रीसिएशन, पहला चीज। दूसरा, फिर हमने 1 जून को एक मशीन परचेज किया, मैंने वो भी लिखा, ठीक है। फिर 30 जून को मशीन बेच दिया, कौन सा? ये जो 960 वाला मशीन है ना, इसको बेच दिया। ऑफकोर्स इसका वैल्यू 1 अप्रैल के हिसाब से, हमको 1 अप्रैल का नहीं 30 जून का कैरिंग अमाउंट चाहिए, वो निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस दिया 8,55,000। उसके अलावा हमने ये बेचा तो सही, ऐसा मान लो उस दिन हमने एक और मशीन खरीदी है, तो न्यू मशीन परचेज है इतने का। कहाँ लिखा हुआ है ये? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ो। अब इसमें एक लफड़ा है, लफड़ा क्या समझाता हूं मैं आपको। इसमें लफड़ा ये है कि इन्होंने, पता है कैसे लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा हुआ है द कंपनी डिस्पोज्ड ऑफ ए मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 9,60,000 ऑन 1 अप्रैल फॉर 8,25,000 इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ ए न्यू मशीन कॉस्टिंग 1,565। तो आपको लगेगा ये बेचने के बाद हमको न्यू मशीन एक्सचेंज में मिली है, लाइन लिखा वही है, लेकिन इन्होंने जब सोल्यूशन सॉल्व किया तो इन्होंने ये अज्यूम नहीं किया है, इन्होंने इस पूरे सेंटेंस को 2 पार्ट में बांट दिया है। मैं बताऊंगा क्या है वो 2 पार्ट। पहला, आपने जो पुरानी मशीन दी उसके बदले आपको पैसा मिला 8,25,000, पहला इंटरप्रिटेशन, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, ये जो लिखा है ना पार्ट एक्सचेंज ऑफ ए न्यू मशीन, इन्होंने भले लिखा वर्ड एक्सचेंज है, लेकिन इन्होंने एक्सचेंज के बदले ऐसा माना है कि हमने न्यू मशीन परचेज की है, हमने न्यू मशीन एक्सचेंज नहीं परचेज की है, और इसके बदले भी पैसा भरा है, बराबर। तो इसका मतलब एक तरफ हमने पुराना मशीन बेच के पैसा रिसीव किया, दूसरे तरफ न्यू मशीन एक्सचेंज नहीं किया, न्यू मशीन परचेज किया 1,565 का पैसा देकर। ये सर कहां लिखा है? ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन इनका सोल्यूशन में ये अज्यूम्ड है, मैं क्या करूं? समझेगा तुम? बस। अब उसके बाद बोला डेप्रीसिएशन निकाल के दो। तो अब कैसे निकालोगे डेप्रीसिएशन? तो ये जो नया मशीन खरीदा है ये जून में खरीदा है, 30 जून, तो इस पे 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा। अब बड़ा सिंपल है, मैंने इस चार्ट के अंदर ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कैसे? इस 960 पे 3 महीने का डेप्रीसिएशन, 46.7 पे 12 महीने का डेप्रीसिएशन 10% के हिसाब से, इस पे 10 महीने का डेप्रीसिएशन, और जो नया खरीदा उस पे 9 महीने का डेप्रीसिएशन। बस ये निकालो, कहानी खत्म। पहला पार्ट यही है, फाइंड द टोटल डेप्रीसिएशन। सेकंड पूछा है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन ईयर एंड। अब कैसे निकालूंगा देख लो। पहले अपने पास कौन सी मशीन थी ये देखना। पहले जो मशीन बेची उस पे भले ही आपने डेप्रीशिएट 24,000 ही किया है, बट ईयर एंड पे वो नहीं बची है। क्यों? क्योंकि वो बिक चुकी है।
फिर सेकंड मशीन थी ये वाली, इसकी वैल्यू इतनी थी, डेप्रिसिएशन इतना था, कितना बचेगा वो लिखा मैंने, इतना वैल्यू इतना डेप्रिसिएशन। सिमिलरली फॉर द रिमेनिंग 2 मशीन्स मैंने किया, तो मुझे मिला कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन ऑन 31 मार्च 23। उसके बाद आएगा प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज। मुझे यही वाला पार्ट देखकर मालूम पड़ा कि आईसीए ने इंटरप्रिटेशन कुछ और कर रखा है। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, मैंने क्या बोला, 2 पार्ट में बांट देना। हम मानेंगे जो 960 का असेट बेचा है वो 825 में बेचा है, बस ये एक अलग पार्ट हो गया। और जो नया खरीदा है उसको एक्सचेंज मत मानना, खरीदना ही मानना, तो उसको छोड़ दो, सिर्फ इसको देखना। तो जो बेचा है अपन ने उसका वैल्यू दे रखा है 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल का नहीं, मुझे 30 जून का चाहिए, तो 3 महीने का डिप्रेशन माइनस करना, मिलेगा 30 जून का कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू भी, सेलिंग प्राइस भी इसी दिन का दिया हुआ है, तो आपको मिलेगा लॉस ऑन सेल या एक्सचेंज। इन्होंने बोला एक्सचेंज है बट किया इन्होंने सेल के हिसाब से ये सॉल्व, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखोगे सारे क्वेश्चन प्यार मोहब्बत से आपने एकदम रफा दफा कर लिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया ना, सच्ची बोल रहा हूँ, आपको मोस्टली सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और अगर इतना देख लिया ना, आपका AS 10 के जितने भी मार्क्स का आएगा जेब में आपके, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके बहुत सारे दोस्तों को भी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे ही रिवीजन में डालता रहूँगा इस चैनल के ऊपर, और मैं आपके CA इंटर के जो रिवीजन है ना उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में CA इंटर रिवीजन करके डाल दूंगा, वहाँ एक एक करके डालता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक। और अगेन ये जो बोर्ड नोट्स वगैरह है ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाओ डाउनलोड करो, मजे लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। और हाँ, खत्म किया तो एक के है भाई साहब, ध्यान रखना।